हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू द चैनल। आज हम प्रीलिम्स 2023 का पेपर सॉल्व करने वाले हैं। इस पेपर को हम तीन पार्ट्स में सॉल्व करेंगे। तो चलिए पार्ट वन शुरू करते हैं। लेट अस बिगिन विद क्वेश्चन नंबर वन। स्टार्ट करते हैं। सो क्वेश्चन नंबर सेज, कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स। झेलम रिवर पासेस थ्रू वुलार लेक। तो ये बोला झेलम रिवर जो है वुलार लेक से पास करती है। ठीक है, इसमें दो फैक्चुअल चीजें हैं। इसमें से कुछ भी सही कुछ भी गलत हो सकता है, यू डोंट नो। फिर आते हैं सेकंड स्टेटमेंट में। कृष्णा रिवर डायरेक्टली फीड्स कोल्लेरू लेक। तो कृष्णा रिवर डायरेक्टली फीड्स कोल्लेरू लेक। अब इस स्टेटमेंट को गौर से देखिए। ये ऐसा नहीं बोल सकता था कि कृष्णा रिवर फीड्स कोल्लेरू लेक। इसने डायरेक्टली वर्ड क्यों लगाया है यहाँ पर? यही देखने वाली बात है कि ही वॉन्ट्स टू मेक श्योर कि इस स्टेटमेंट को ग्रे जोन में ना छोड़े। या तो बिल्कुल सही ही बना दे या बिल्कुल गलत ही बना दे। तो इसके कहने का मतलब सीधा सीधा ये है कि दो इट इज क्वाइट पॉसिबल कि कृष्णा रिवर कोलेरू लेक को फीड करती होगी। ठीक है, क्या ये डायरेक्टली फीड करती है? दिस इज द क्वेश्चन। जब ये ऐसी चीजें करता है, बहुत ज्यादा स्पेसिफिक हो जाता है। किसी भी स्टेटमेंट अगर ये स्पेसिफिक हो रहा है तो ये स्टेटमेंट को या तो व्हाइट या ब्लैक बनाने की कोशिश कर रहा है, ग्रे जोन से दूर हटाने की कोशिश कर रहा है। अब ऐसे स्टेटमेंट को मैं गलत ट्रीट करूंगा। क्यों? क्योंकि अगर ये बोलता ना कि कृष्णा रिवर फीड्स कोलेरू लेक, तो मैं बिल्कुल मान लेता कि हाँ करती होगी। आई डोंट नो, लेकिन करती होगी और मैं इसे सही मान लेता। वाई? बिकॉज तब इसने कोई कंडीशन स्पेसिफाई नहीं करी है। तो ऐसा हो सकता है कोई कैनाल निकल रही हो, कोई वहां से स्मॉलर स्ट्रीम निकल जाती हो, कोई डिस्ट्रीब्यूटरी निकल जाती हो, या कोई ट्रिब्यूटरी होती हो जो कोलेरू लेक को फीड करते हुए आती हो। तो ये स्टेटमेंट सही हो जाता। लेकिन जैसे ही इसने डायरेक्टली वर्ड का यूज किया है, तो यहां से ये समझ में आ गया है कि इसने बाउंड कर दिया है हमें कि कोई पॉसिबिलिटी की बात नहीं करेंगे हम बात करेंगे तो सिर्फ डायरेक्ट फीडिंग की। ओके, दैट इज वाई ये स्टेटमेंट है गलत। अब आते हैं थर्ड स्टेटमेंट पे। मिएंडरिंग ऑफ गंडक रिवर फॉर्म्ड कंवर लेक। अब गंडक रिवर या फिर कंवर लेक, कुछ भी गलत हो सकता है इसमें। तो अब इसमें ना कवर लेक को तो गलत ट्रीट नहीं करेंगे क्योंकि उसके बारे में तो क्वेश्चन ही है। बट द क्वेश्चन इज कि क्या गंडक रिवर से बनती है वो या कोई और रिवर है? अब याद रखना, जब भी आप सिमिलर नेम की कुछ चीजों को पढ़ोगे तो यूजुअली क्या होता है, जब वो सिमिलर नेम की चीजें होती हैं उनमें से ही एक दूसरे को एक्सचेंज कर दिया जाता है। तो यहां पर एक्चुअल होना चाहिए बूढ़ी गंडक, ना कि गंडक रिवर। ये बूढ़ी गंडक से बनती है कंवर लेक, तो इसने गंडक रिवर की बात कर ली क्योंकि दोनों के नेम सिमिलर हैं। दैट इज वाई थर्ड स्टेटमेंट भी हो जाएगा गलत। झेलम रिवर पासेस थ्रू वुलार लेक, ये बिल्कुल सही स्टेटमेंट है, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। देखो कितना सिंपल स्टेटमेंट बनाया, पासेस थ्रू वुलार लेक। लेकिन जब इसे गलत करना था तो इसने बोला डायरेक्टली फीड्स कोलेरू लेक। ठीक है, और थर्ड में इसने ट्रिक क्या किया, सिमिलर नेम वाली चीजों को इंटरचेंज कर दिया है एक दूसरे के साथ। मतलब इंटरचेंज तो जब होगा जब दोनों चीजें होंगी, मतलब दूसरे के साथ रिप्लेस कर दिया, ये कह सकते हो। दैट इज वाई इसका जो आंसर होगा वो होगा ए, ओनली वन स्टेटमेंट इज करेक्ट। फिर आते हैं सेकंड क्वेश्चन पे। सेकंड क्वेश्चन कह रहा है कंसीडर द फॉलोइंग पेयर्स। पोर्ट और वेल नोन एज। तो पोर्ट है और पोर्ट के बारे में कुछ खासियत है उसकी बात कर रहा है कि ये पोर्ट के बारे में ये बात सही है कि नहीं। अब बात कर लेते हैं। पहला है कामराजर पोर्ट। ठीक है, दूसरा है मुंद्रा पोर्ट, और तीसरा है विशाखापट्टनम पोर्ट। अब ये ऐसा क्वेश्चन है कि इसमें ना कोई लॉजिक यूज नहीं हो रहा है। अगर आपको आता है तो अच्छी बात है, हो जाएगा, वरना ये नहीं ही होगा। बस आप ये देख सकते हो लास्ट वाला थर्ड, विशाखापट्टनम पोर्ट लार्जेस्ट कंटेनर पोर्ट इन इंडिया। अब विशाखापट्टनम पोर्ट लार्जेस्ट तो नहीं होना चाहिए क्योंकि हमारे पास जेएनपीटी, मुंबई जैसे पोर्ट्स हैं, चेन्नई जैसे पोर्ट्स हैं जो इससे बड़े होने चाहिए। तो आई वुड से विशाखापट्टनम तो सबसे बड़ा नहीं होना चाहिए। अब मुझे नहीं पता चेन्नई बड़ा है, मुंबई बड़ा है, जेएनपीटी बड़ा है, सबसे बड़ा कौन सा है, लेकिन विशाखापट्टनम तो नहीं होगा उन पोर्ट्स के होते हुए। तो इस स्टेटमेंट को मैं कर दूंगा गलत। बाकी के दोनों स्टेटमेंट अब मुझे नहीं पता
ये फैक्चुअल क्वेश्चन है, अगर आपको आता है तो अच्छी बात है, नहीं आता तो नहीं हो पाएगा। लेकिन एक्चुअली जो आंसर है ये दोनों ही स्टेटमेंट सही हैं। कामराजर पोर्ट जो है इंडिया का फर्स्ट मेजर पोर्ट है विच हैज बीन रजिस्टर्ड एज अ कंपनी। कहने का मतलब ये एक कॉरपोरेट कोर्ट है, कोर्ट बोल रहा हूँ सॉरी, कॉरपोरेट पोर्ट है जो कि कंपनीज एक्ट 2013 के अंडर रजिस्टर्ड है। ये पहला ऐसा पोर्ट है। और मुंद्रा पोर्ट लार्जेस्ट प्राइवेटली ओन्ड पोर्ट इन इंडिया। जी हाँ, ये भी बिल्कुल सही है। इट इज ओन्ड बाय अडानी पोर्ट्स एंड स्पेशल इकोनॉमिक जोन्स लिमिटेड। ठीक है, तो ये भी सही स्टेटमेंट है। तो दो पेयर सही हो जाएंगे इसके। अब मैं आपको बस इतना बताना चाह रहा हूँ, देखो हो सकता है हमसे ना क्वेश्चन सॉल्व ना हो पाए स्टेटमेंट देख के सारी, लेकिन हर स्टेटमेंट पे अगर आप फोकस करोगे तो आपको कुछ नया सीखने को मिलेगा, आपको देखने को मिलेगा कि यूपीएससी कैसी लैंग्वेज यूज करता है और कहाँ पर ट्रैप सेट करते हैं। वही ट्रैप्स आपको पहचानने हैं और बहुत हेल्प होती है आपके। 15 से 20 नंबर आपके बूस्ट हो जाते हैं, विच मेक्स ऑल द डिफरेंस इन यू क्लियरिंग और नॉट क्लियरिंग द प्रीलिम्स। फिर आते हैं थर्ड क्वेश्चन पे। थर्ड क्वेश्चन कहता है कि कंसिडर द फॉलोइंग ट्रीज, जैक फ्रूट, महुआ एंड टीक। ठीक है, अब ये पूछ रहा है हाउ मेनी ऑफ द अबव आर डेसिडुअस ट्रीज। ओके, अब याद रखना कि अगर जब भी हम ज्योग्राफी पढ़ते हैं तो महुआ और टीक के बारे में हम बहुत पढ़ते हैं। ठीक है, ये तो डेसिडुअस है ही है। अगर आपको ये भी नहीं पता है तो आई वुड सजेस्ट कि पहले थोड़ा सा रिवीजन कर लिया जाए, उसके बाद हम पेपर सॉल्व करने पाएंगे। क्योंकि महुआ और टीक हम ना 10th स्टैंडर्ड से पढ़ते हुए आ रहे हैं। इनफैक्ट 9th स्टैंडर्ड में जो हिस्ट्री में फॉरेस्ट वाला चैप्टर था वहां से पढ़ते हुए आ रहे हैं। 9th स्टैंडर्ड में हमने हिस्ट्री में पढ़ा था, 10th स्टैंडर्ड में हमने ज्योग्राफी में पढ़ा था, फिर उसके बाद 11th 12th अगर किसी ने ह्यूमैनिटीज पढ़ी होगी तो पढ़ा होगा। बाकी हम प्रिपरेशन करते हैं तो 11th स्टैंडर्ड की बुक में ये वर्बेटिम दिया हुआ है कि डेसिडुअस ट्रीज के एग्जांपल्स में महुआ और टीक दोनों हैं। तो ये दोनों तो बिल्कुल सही होंगे। द क्वेश्चन इज द फर्स्ट वन। अब देखो फर्स्ट वन एक्चुअली गलत है, क्योंकि जैक फ्रूट जो है, जैक फ्रूट हम किसे बोलते हैं, कटहल को बोलते हैं। ठीक है, और कटहल प्राइमरीली इंडिया में कहाँ होता है, सदर्न इंडिया में, केरला एंड ऑल। तो हाई पॉसिबिलिटी है कि वहां पर डेसिडुअस ट्रीज ना मिलके ज्यादा मिलेंगे क्या, एवरग्रीन ट्रीज। और जैक फ्रूट भी एक एवरग्रीन ट्री है। बट आई वुड से कि इतना ज्यादा डीप नहीं सोचा जाता एग्जाम में। और ये रीजनिंग भी ऐसे नहीं हो सकता, हम ये नहीं कह सकते कि केरला में डेसिडुअस ट्रीज नहीं मिलेंगे। तो ये रीजनिंग भी थोड़ी सी वीक ही है, तो इस रीजनिंग पे नहीं जाएंगे। मैं बस आपको यहाँ पर ये बताना चाहता हूँ कि रिवीजन कितना इंपॉर्टेंट है, कि चीजें बुक से वर्बेटिम एज इट इज उठ के आ रही हैं तो आप वो भी करके जाएंगे। अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। दिस क्वेश्चन इज एन इंटरेस्टिंग वन। काफी इस पे डिबेट हुआ था जब तक आंसर की नहीं आई थी। अब बात कर लेते हैं इस क्वेश्चन के बारे में। क्वेश्चन कहता है कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स, इंडिया हैज मोर एरेबल एरिया देन चाइना। ठीक है, अभी होल्ड करते हैं इस स्टेटमेंट, पहले तीनों पढ़ लेते हैं। सेकेंड स्टेटमेंट, द प्रोपोर्शन ऑफ इरिगेटेड एरिया is more in India as compared to China। ठीक है, फिर आते हैं थर्ड पे, द एवरेज प्रोडक्टिविटी पर हेक्टेयर इन इंडियन एग्रीकल्चर इज हायर देन दैट इन चाइना। कहने का मतलब ये बोल रहे हैं इंडियन एग्रीकल्चर की जो प्रोडक्टिविटी है वो हायर चाइना से ज्यादा है। तो ये तो सबको जनरली पता ही है कि चाइना की प्रोडक्टिविटी इंडिया से काफी ज्यादा है, एग्रीकल्चरल प्रोडक्टिविटी। तो ये तो गलत हो जाएगा। ठीक है, अब आते हैं स्टेटमेंट वन एंड स्टेटमेंट टू में। अब ये बोल रहा है देखो इंडिया और चाइना के बीच में कंपैरिजन चल रहा है, ठीक है, लेकिन किस चीज में कंपैरिजन चल रहा है वो देखते हैं। इंडिया हैज मोर एरेबल एरिया देन चाइना। अब आप देखो, अगर आप मैप पे भी देखोगे तो अगर मैं एक छोटा सा अंदाजा लगाने की कोशिश करूं, ऐसा कुछ है इंडिया का मैप। ठीक है, और चाइना एक्चुअली एक्सटेंड करता है यहां से भी ज्यादा, इतना।
कुछ चाइना का एक्सटेंट इतना है जो हम मैप पर देखते हैं। अब आप मुझे देखकर बताओ, इस एरिया को देखकर बताओ, अगर मैं इस एरिया को शेड कर दूं आपके सामने, तो दिस इज चाइना का एरिया और दिस वन इज इंडिया का एरिया। आप खुद ही देख सकते हो चाइना के पास इंडिया के मुकाबले कितनी ज्यादा लैंड है। ऑब्वियसली दिस डायग्राम इज नॉट टू स्केल, बट टू गिव यू एन आइडिया, आप पॉलिटिकल मैप पे देख सकते हो चाइना इज ऑलमोस्ट ट्वाइस एज बिग एज इंडिया, इनफैक्ट ज्यादा ही होगा। साइज नहीं पता है मुझे, आई एम जस्ट गिविंग यू अ बॉल पार्क फिगर, राइट। तो इतना ज्यादा है। अब एरेबल एरिया क्या होता है? ऐसा एरिया जिस पे क्रॉप कल्टीवेट की जा सकती हो। अब चाइना का अगर इतना ज्यादा एरिया है, हाउ कैन यू से कि इंडिया के पास एरेबल एरिया ज्यादा है? ठीक है, चाइना में डेजर्ट है, लेकिन एरेबल का मतलब जहां पर क्रॉप उगाई जा सके। चाइना ने डेजर्ट में क्रॉप उगा उगा रखी है, इंडिया ने भी उगा रखी है। तो अगर हर जगह वो माउंटेन में क्रॉप्स उगा रहे हैं, वो डेजर्ट में क्रॉप उगा रहे हैं, तो मैं ये नहीं कह सकता ना कि डेजर्ट एरिया एरेबल एरिया नहीं है। तो मुझे ये कहना पड़ेगा, बारिंग फ्यू रीजन्स, बारिंग फ्यू एरियाज, ऑलमोस्ट ऑल ऑफ चाइना इज एरेबल। सिमिलरली ऑलमोस्ट ऑल ऑफ इंडिया इज एरेबल। अगर ऑल ऑफ चाइना इज एरेबल, ऑल ऑफ इंडिया इज एरेबल, तो ज्यादा एरेबल एरिया कहां पर होगा? ऑब्वियसली चाइना में होगा। दैट इज वाई स्टेटमेंट वन हमारा हो जाएगा गलत। ठीक है, और स्टेटमेंट वन क्योंकि गलत है, तो हमारे दो तो गलत हो गए। तो मैं ऑल थ्री और ओनली टू को काट सकता हूं, या तो नन होगा या ओनली वन होगा। याद रखना, नन बहुत ही कम बार आंसर होता है, तो नन की तरफ तो कम ही जाना। ओनली वन पे देखते हैं। द प्रोपोर्शन ऑफ इरिगेटेड एरिया इज मोर इन इंडिया एज कंपेयर टू चाइना। देखो, अगर ये बोलता कि इरिगेटेड एरिया इज मोर इन इंडिया देन कंपेयर टू चाइना, तो मैं इसको गलत बोलता, क्योंकि इंडिया चाइना इतना बड़ा है एरिया में इंडिया से, कि चाइना का इरिगेटेड एरिया एनी डे इंडिया से ज्यादा ही होगा। लेकिन जब इसे ये स्टेटमेंट सही करवाना था, तो इसने प्रोपोर्शन की बात करी है। यही जो ट्रैप्स एंड ट्रिक्स हैं, यही आपको पकड़नी है एक्चुअल एग्जाम में, कि जब इसे स्टेटमेंट गलत कराना था, तो देखो इसने स्ट्रेट फॉरवर्ड दिया कि चाइना का जो एरेबल एरिया है वो इंडिया से कम है, या फिर इंडिया का चाइना से ज्यादा है। लेकिन जब इसे स्टेटमेंट सही करवाना था, तो इसने पूरे एरिया की बात ना करके प्रोपोर्शन की बात करी है, कि कितना प्रोपोर्शन है। दैट इज वाई स्टेटमेंट टू सही है। तो इसका हो जाएगा ओनली वन आंसर। अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज द बेस्ट एग्जांपल ऑफ रिपीटेड फॉल्स इन सी लेवल गिविंग राइज टू प्रेजेंट डे एक्सटेंसिव मार्शलैंड? ठीक है, अब बहुत सारे लोग होंगे जिन्हें शायद मार्शलैंड का मतलब नहीं पता होगा क्या होता है। ठीक है, स्ट्रेस मत लो। अगर ऐसा कोई क्वेश्चन आ जाए जिसमें बहुत ज्यादा हेल्प नहीं हो रही, ये वाले क्वेश्चन मैं आपको पिछले पेपर से ही, 2024 के पेपर से ही बताता आ रहा हूँ, कि जहां पर आपको एक सिंपल क्वेश्चन दिया हो और चार ऑप्शंस दिए हो, उनके बारे में कोई लॉन्ग स्टेटमेंट नहीं है, कुछ नहीं है, बस सिंपल नाम दिए गए हैं कि कौन सा इसमें से सही है। ऐसे क्वेश्चन यूजुअली डिफिकल्ट होते हैं। ठीक है, तो इसमें एलिमिनेशन बहुत मुश्किल हो जाता है। स्टेटमेंट वाले में एलिमिनेशन रिलेटिवली इजी होता है, लेकिन इसमें एलिमिनेशन बहुत आसान है। इनफैक्ट आपको एलिमिनेशन नहीं करना, इन्होंने क्वेश्चन में ही आपको आंसर दिया हुआ है, आपको बस ढूंढना आना चाहिए। इस फिफ्थ क्वेश्चन को देखो और अब इसे ना हिंदी में पढ़ो। ठीक है, इसीलिए मैं बोलता हूं अगर हिंदी आती है तो दोनों लैंग्वेज में पढ़ा करो क्वेश्चन। जो क्वेश्चन आपसे सॉल्व नहीं हो रहा है, एटलीस्ट वो वाला क्वेश्चन तो दोनों ही लैंग्वेज में पढ़ो। जहां कंफ्यूजन है, जो सॉल्व नहीं हो रहा है, जो सॉल्व हो रहा है उनका तो चलो कोई बात नहीं, जो आपकी प्रेफर्ड लैंग्वेज है वो पढ़ लो। लेकिन अगर आपके पास ऐसे क्वेश्चंस आ रहे हैं जो जिसमें आप डाउटफुल हो या आपसे सॉल्व नहीं हो रहा है, तो भले ही सॉल्व नहीं हो रहा है, बिफोर स्किपिंग दैट क्वेश्चन एटलीस्ट गो फॉर दी अदर लैंग्वेज एज वेल। अगर आप हिंदी में सॉल्व करते हो, इंग्लिश वाला भी पढ़ के देख लो, इंग्लिश में सॉल्व करते हो, हिंदी वाला भी पढ़ के देख लो। जैसे ये देखो फिफ्थ क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा एक समुद्र स्तर में पुनरावृत्ति गिरावट का सर्वोत्तम उदाहरण है जिसे वर्तमान समय में सुविस्तृत कच्छ भूमि, देखो इसने मीनिंग दे दिया मार्शलैंड का, कच्छ भूमि उत्पन्न हुई है। अब कच्छ भूमि की बात कर रहा है और कच्छ का रण डी ऑप्शन है, तो यही आंसर हो जाएगा ना, रन ऑफ कच्छ। अब इसमें देखो इन्होंने क्वेश्चन में ही आंसर दिया हुआ है। अगर हम हिंदी वाला पढ़ लेते तो बड़े आसानी से हो जाता, वरना शायद हम नहीं करके आते इस क्वेश्चन को।
ठीक है। अब आ जाते हैं सिक्स क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर सिक्स, इल्मेनाइट इल्मेनाइट एंड रूटाइल, इल्मेनाइट एंड रूटाइल abundantly available in certain coastal tracts of India are rich sources of which one of the following। अब इसमें ना ऐसे क्वेश्चंस में देखो, अब रूटाइल इल्मेनाइट, अब ये किसका सोर्स है वी डोंट नो, मतलब इसका मतलब ये किस चीज का सोर्स है वी डोंट नो, लेकिन आप ये देखोगे ऑप्शंस देखो, इसने एल्यूमिनियम दिया है, कॉपर दिया है, आयरन दिया है, कितने सिंपल से मेटल्स के नाम है ना, बहुत जनरल लाइफ में यूज होने वाले। लेकिन इसने फिर अगर ये टाइटेनियम सही आंसर नहीं है, मान लो अभी तो सही आंसर है मैं आपको पहले ही बता देता हूँ, लेकिन अगर ये टाइटेनियम सही आंसर नहीं है तो एक जेनेरिक सा मेटल क्यों नहीं दे दिया इसने, गोल्ड का नाम क्यों नहीं दिया, इसने सिल्वर का नाम क्यों नहीं दिया यहाँ पे, ये ज्यादा जेनरिक है ना, अगर ये जेनरिक एलिमेंट्स दे ही रहा है, जेनरिक मेटल्स के नाम दे ही रहा है, तो इसने गोल्ड सिल्वर को छोड़ के टाइटेनियम पे कैसे आ गया ये इसीलिए आ गया टाइटेनियम पे क्योंकि टाइटेनियम इज द एक्चुअल आंसर। तो ऑड वन आउट इज वन ऑफ द ट्रिक्स टू सॉल्व क्वेश्चंस, लेकिन बहुत ही स्पेरिंगली और बहुत ही कॉशियसली से यूज करना है, ठीक है। अब मैं इतना श्योरली क्यों कह रहा हूँ, क्योंकि यूजुअली हमने एल्यूमिनियम वगैरह के जो ओर्स हैं, जैसे बॉक्साइट हो गया, ये सब हमने पढ़े होते हैं, आयरन का हमने हेमेटाइट पढ़ा होता है, राइट। तो हमें पता है कि एल्यूमिनियम आयरन नहीं है, कॉपर का भी या तो वो मिल जाता है मिक्स्ड दूसरे मिनरल्स के साथ, कॉपर के भी और के बारे में हमने पढ़ा होता है, तो हमने ये नाम तो नहीं सुने हैं यूजुअली उनके बारे में, तो वो टाइटेनियम ही होगा, इतना आइडिया मुझे जा रहा है। उसके बाद में ऑड वन आउट, जब भी ऐसे रैंडम लॉजिक लगा रहे हो ना, तो मैंने आपको ये बार बार बोला है, जब हरियाणा सिविल सर्विस वाली सीरीज करी थी तब भी मैंने आपको बताया था कि जब भी ऐसे रैंडम लॉजिक्स लगा रहे हैं हम, तो एक लॉजिक के सहारे नहीं जाएंगे, जब दो तीन लॉजिक्स एक साथ डॉट्स को कनेक्ट करेंगे तब जाके हम आंसर के बारे में श्योर हो जाएंगे कि यही आंसर है। अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। अबाउट थ्री फोर्थ्स ऑफ द वर्ल्ड्स कोबाल्ट, ये कोबाल्ट की बात कर रहा है, अ मेटल रिक्वायर्ड फॉर मैन्युफैक्चर ऑफ बैटरीज फॉर इलेक्ट्रिक मोटर व्हीकल्स इज प्रोड्यूस्ड बाय, कौन प्रोड्यूस करता है। अब देखो ये क्वेश्चन ना मैं एक्चुअल एग्जाम में गलत करके आया था, वो मैं क्यों करके आया था वो भी बताऊंगा, और आपको कैसे नहीं करना है इसे गलत वो भी बताऊंगा। चलो देख लेते हैं। मुझे ना ये पता था कि अर्जेंटीना ना लिथियम के लिए फेमस है, क्योंकि लिथियम ट्रायंगल सब पढ़ते हैं इसके बारे में, हमने बोट्सवाना के बारे में पढ़ा होता है, मुझे नहीं पता हर किसी ने पढ़ा है, लेकिन मैंने शायद कहीं से ये पढ़ा हुआ था, और ऐसा नहीं कि सिविल सर्विस की प्रिपरेशन के टाइम पे पढ़ा है, मैंने शायद ये बचपन में कहीं पढ़ा था कि बोट्सवाना जो है डायमंड के लिए काफी फेमस है, डायमंड माइनिंग वगैरह, और कजाकिस्तान का हमने पढ़ा होता है यूरेनियम के बारे में, और मुझे ये सारी चीजें पता थी। फिर भी डिस्पाइट दैट मैं एक्चुअल आंसर इसका अर्जेंटीना लगा के आया था, आई डोंट नो व्हाई। मैं बताता हूँ, मतलब उस टाइम पे नहीं पता था मुझे, अब समझ में आया, क्योंकि उस टाइम पे जब मैंने ये क्वेश्चन सॉल्व किया था तो आई वॉज नॉट कॉन्फिडेंट इनफ मेरे अप्रोच को लेके, एंड दैट इज वाई मैं गलत आंसर लगा के आ गया। सो जब भी आप एग्जाम में जा रहे हो देखो, जब आप आंसर मार्क कर रहे हो, इरिस्पेक्टिव ऑफ द फैक्ट कि आप डर के कर रहे हो या बिना डरे कर रहे हो, कॉन्फिडेंटली कर रहे हो, या तो आंसर आपका सही होगा या गलत होगा। तो मेरा मानना यह है कि आप कॉन्फिडेंटली अगर आंसर्स को लगाओगे, देर आर हाई चांसेस कि आपके आंसर ज्यादा सही हो जो गलत होने वाले थे। लेकिन अगर आपके मन में सेकंड थॉट्स होंगे तो आप गलत करके आ जाओगे। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि हमारा दिमाग जो है, सेकंड थॉट्स जब होते हैं दिमाग में, जब दिमाग स्ट्रेस्ड होता है, तो वो ना ऐसे क्लियर डिसीजंस डिसीजंस नहीं ले पाता, डिसीजन मेकिंग एबिलिटी जो है वो खत्म हो जाती है। हो सकता है इस आंसर को मैं एनीवे गलत करके आता, लेकिन इसके चक्कर में मैं तीन क्वेश्चन और गलत करके आऊंगा, क्योंकि मैंने इस पे अपने दिमाग को बहुत स्ट्रेस दिया है, और दिमाग को जब आप स्ट्रेस देते हो तो वो सोच नहीं पाता है स्ट्रेट, और फिर आगे आने वाले क्वेश्चन जिनको आप सॉल्व कर पाते इन अनदर केस, अब आप सॉल्व नहीं कर पाओगे अच्छे से। तो मैं आपको बस ये बताना चाहता हूँ इतनी सारी कहानी सुना के, कि जब भी आप आंसर लगाओ तो कॉन्फिडेंट होके लगाओ, भले ही वो गलत आंसर है, क्योंकि उस कॉन्फिडेंस की वजह से दिमाग आपका काम रहता है, उसकी वजह से आपके तीन से चार क्वेश्चन और सॉल्व हो जाते हैं जो आपके शायद स्ट्रेस की वजह से नहीं हो पाते। तो मुझे पता था कि भाई अर्जेंटीना का मैंने लिथियम पढ़ा है, बोत्सवाना का डायमंड पढ़ा है, कजाकिस्तान का यूरेनियम पढ़ा है, बस मैंने डीआरसी का नहीं पढ़ा था। तो मुझे
डीआरसी को कोबाल्ट लगा देना चाहिए था, लेकिन आई वॉज नॉट कॉन्फिडेंट इनफ, मुझे लगा शायद यार अर्जेंटीना होगा, मैंने अर्जेंटीना लगा दिया। लेकिन इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन सी, द डेमोक्रेटिक रिपब्लिक ऑफ कॉन्गो। एक तो ये रही कहानी। अब दूसरी चीज, इस आंसर तक आओगे कैसे? आप ये देखो, मैंने आपको पिछले पेपर में भी बताया था कि अक्सर देखा गया है कि जब ऐसे क्वेश्चंस होते हैं वो सिंगल एलिमेंट वाले, बस नाम दिए हुए हैं किसी चीज के, तो जो सबसे बड़ा नाम होता है या जो ऑड वन आउट होता है वो यूजुअली आंसर होता है। क्योंकि अगर ये आंसर नहीं होता, उसे एक रैंडम कंट्री का नाम देना होता, तो वो रैंडम जो दिमाग में सबसे पहले कंट्री आती वो दे देता, लेट से जर्मनी दे देता। लेकिन चलो जर्मनी बहुत ऑब्वियस हो जाता क्योंकि सब पढ़ते हैं उसके बारे में, तो वो थोड़ा सा डीप सोचता और वो सोचता कोई ऐसी कंट्री दूं जो बहुत ज्यादा जानी नहीं जाती। तो वो बोल देता, लेट से युगांडा बोल देता, है ना। अब डीआरसी से तो ज्यादा ही नाम सुना है युगांडा का। या फिर लेट से इंडोनेशिया बोल देता, मलेशिया बोल देता, वो कोई भी एक कंट्री बोल देता। अगर ये आंसर नहीं होता तो उसके दिमाग में कैसे आया कि चलो हम द डेमोक्रेटिक रिपब्लिक ऑफ द कॉन्गो बोलते हैं, है ना। ये तो दिमाग में नहीं आना चाहिए ना। अगर गलत है तो रैंडम अगर कुछ देना है तो, क्योंकि ये सही आंसर है। दैट इज वाई ये इतना बड़ा है और इसका नाम इतना बिल्कुल सही से दिया हुआ है जो वहां पर बोलते हैं लोग इसे। एनीवे आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 8 पे। क्वेश्चन नंबर 8 कह रहा है विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज अ पार्ट ऑफ द कॉन्गो बेसिन। ये चीज मैंने आपको हरियाणा सिविल सर्विस के पेपर में भी दिखाई थी कि एक ही टॉपिक को लेके जो फेवरेट एरिया होता जाता है उस टॉपिक को लेके ये बार बार क्वेश्चन बनाने लगते हैं। जैसे कॉन्गो से रिलेटेड एक क्वेश्चन ये रहा, दोबारा से कॉन्गो से रिलेटेड, बस फर्क इतना है वहां पे कॉन्गो द कंट्री, यहाँ पे कॉन्गो द रिवर से रिलेटेड क्वेश्चन दे दिया है। ठीक है, तो आपको ये 8th क्वेश्चन देखते ही समझ में आ जाना चाहिए कि 7th का जो आंसर है वो कॉन्गो ही होगा। अब ये मैं क्यों कह रहा हूं, ये मैं इसलिए नहीं कह रहा कि ऐसे दिख गया तो मैंने बोल दिया, ये क्योंकि ये पैटर्न मैंने पहले भी पकड़ा हुआ है पेपर में। मुझे ईयर एग्जैक्टली याद नहीं है, 2019 2020 का पेपर रहा होगा, उसमें शाहगोरा से रिलेटेड एक क्वेश्चन था। जब हम वहां पर पहुंचेंगे तो मैं आपको दिखाऊंगा। ऐसा था कि कॉपर प्लेट इंस्क्रिप्शन की बात हो रही थी, तो शाहगोरा का नाम दिया था और अगले में वही आंसर भी था। दोनों बैक टू बैक क्वेश्चंस दिए हुए थे। ऐसा ही यहाँ पर हो रहा है कि यहाँ ये कॉन्गो की बात कर रहा है 8th क्वेश्चन में, और 7th क्वेश्चन में कॉन्गो एक्चुअली आंसर ही है। ठीक है, तो इस चीज का भी ध्यान रखना, अगर ऐसा कुछ मिले तो ध्यान देना इस चीज पे भी कि आंसर हो सकता है, इट इज क्वाइट पॉसिबल, तो उस पे भी ध्यान दे देना। विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज अ पार्ट ऑफ द कॉन्गो बेसिन। अब कॉन्गो बेसिन का पार्ट कौन सा है? अब देखो आई विल बी वेरी ऑनेस्ट विद यू, मुझे ना मैप्स के साथ थोड़ी सी प्रॉब्लम कम ही रही है। मुझे शुरू से ही, जब मैं छोटा था तब से ही मुझे मैप्स से थोड़ी सी ना ज्यादा दोस्ती सी रही है मेरी मैप से रिलेटेड, तो मुझे मैप्स वाले क्वेश्चन यूजुअली आते हैं। तो मैं इस क्वेश्चन को सॉल्व कर पाया था क्योंकि मुझे पता था कि डीआरसी यहाँ पर है कहीं ऐसे सेंट्रल में है, और ये इधर से कॉन्गो रिवर चालू होती है और इधर की तरफ जाती है। तो कॉन्गो बेसिन जो है वो ऑब्वियसली इधर ही कहीं होगा। एक मिनट में हाईलाइट करके दिखाता हूँ, इधर ही कहीं होगा। 1 सेकेंड। कॉन्गो बेसिन इधर कहीं होगा, इधर तो होने से रहा ईस्टर्न साइड, क्योंकि इधर तो हायर एरिया है और रिवर की डायरेक्शन जो है वो वेस्ट की साइड है। ठीक है, अगर रिवर वेस्ट की साइड फ्लो कर रही है और ओरिजिन रिवर का यहाँ पर है, तो यहाँ से पीछे तो रिवर का बेसिन नहीं होना चाहिए। दैट इज वाई मैंने सबसे पहले क्या किया, साउथ सुडान और युगांडा को काट दिया, क्योंकि ये ईस्ट और नॉर्थ ईस्ट की तरफ आते हैं इस कंट्री के, तो मैंने इसे काट दिया। अब मैंने देखा कैमरून और नाइजीरिया, इन दोनों में से एक आंसर होगा इसका। अब अगर आपको मैप आता है, आपने थोड़ा ध्यान दिया है, तो आपको पता होना चाहिए कि नाइजीरिया कहीं यहाँ पर आता है और कैमरून यहाँ पर आता है। तो अब ज्यादा पास में कौन, ये है कैमरून और ये है नाइजीरिया। तो मुझे रिवर के पास में, हमारी जो सेड रिवर है, इसके ज्यादा पास में कौन दिख रहा है, मुझे कैमरून दिख रहा है ना। तो मैं तो ऑब्वियस सी बात है कैमरून को ही आंसर मानूंगा। दैट इज वाई मैं इसका कैमरून लगाऊंगा और कैमरून इसका सही आंसर भी है। तो हम ना हमेशा, मैं आपको क्या बताना चाहता हूँ, अब देखो इट इज क्वाइट पॉसिबल कि भाई आप में से कई लोग मैप्स में उतने इंटरेस्टेड नहीं रहे हो, तो आपको इतने डिटेल में मैप नहीं पता होगा, राइट।
तो मैं आपको ये नहीं बताना चाह रहा कि आपको मैप रट लेना है, मैं आपको ये बताना चाह रहा हूं कि आपको जो आता है उस पेरिफेरल नॉलेज को यूज करके भी क्वेश्चंस को सॉल्व किया जा सकता है। ये क्वेश्चन नहीं तो कोई और क्वेश्चन आप सॉल्व कर पाओगे अगर आपको पेरिफेरल नॉलेज को यूज करना आ जाए। आप अगर ये इस क्वेश्चन को ऐसे देखोगे ना कि कॉन्गो बेसिन में कौन सी कंट्री आती है, तो आप बोलोगे अरे यार मुझे तो नहीं आता, आप हो जाओगे स्ट्रेस और आप क्वेश्चन को या तो छोड़ दोगे या गलत आंसर लगा के आगे बढ़ जाओगे। ऐसे सोचना ही नहीं है। आई गो बाय वन रूल। जब भी मैं एक ऐसा क्वेश्चन देखता हूं कि जिसके बारे में मुझे चीजें नहीं पता, तो आई जस्ट गो बाय वन रूल कि उसके बारे में जो भी पता है पहले उतना सोच लो कि क्या पता है उसके बारे में। मुझे कॉन्गो के बारे में क्या पता है? मुझे कॉन्गो रिवर के बारे में पता है कि डीआरसी से फ्लो होती है, और वो रिपब्लिक ऑफ द कॉन्गो पे जाती है, जो इसके साइड में कैपिटल सिटीज हैं। रिपब्लिक ऑफ द कॉन्गो की जो है ब्राजाविल कैपिटल सिटी है, वो कॉन्गो रिवर के बैंक पर है। और उसी के एग्जैक्टली ऑपोजिट एंड पे अगर रिवर को क्रॉस करोगे तो दूसरी किंशासा डीआरसी की कैपिटल है, वो है। इतना मुझे पता था। अगर मुझे इतना पता था तो मुझे लोकेशन भी पता थी दोनों सिटीज की, तो मुझे पता है वेस्ट की साइड फ्लो कर रही है। मुझे ये भी नहीं पता था वेस्ट की तरफ फ्लो कर रही है, बस ये जो फैक्ट था कि दोनों की जो कैपिटल सिटीज हैं एक दूसरे के बिल्कुल ऑपोजिट हैं अक्रॉस द रिवर, इसकी वजह से मुझे पता है कि वो वेस्ट की तरफ बह रही है। बस मैं यहीं से पेरिफेरल नॉलेज यूज करके क्वेश्चन सॉल्व किया। तो मैं बस आपको यही बताना चाह रहा हूँ कि भाई पेरिफेरल नॉलेज यूज करो अगर डायरेक्ट नॉलेज नहीं है तो। बस क्वेश्चन को देख के स्ट्रेस मत हो। जितना आता है एटलीस्ट उतनी नॉलेज यूज करो, या तो होगा या नहीं होगा। स्ट्रेस की कोई बात ही नहीं है। देखो स्ट्रेस लोगे पेपर सॉल्व नहीं होगा, पास नहीं हो पाओगे। स्ट्रेस नहीं लोगे पेपर सॉल्व नहीं हो पाएगा, पास नहीं हो पाओगे। आपका फायदा कहाँ पर है? आप ज्यादा खुश कहाँ पर हो स्ट्रेस ना होकर ना? तो ऐसे इट्स इजियर सेड देन डन, लेकिन प्रैक्टिस करोगे तो हो जाएगा। स्ट्रेस कम से कम लो। क्वेश्चन में पॉजिटिव मार्क्स आएंगे, पॉजिटिव इफेक्ट्स दिखेंगे, कॉन्फिडेंस के मार्क्स होते हैं। कॉन्फिडेंस के 5 से 10 मार्क्स मिल जाते हैं आपको, जो आपको पता भी नहीं होता है कि कॉन्फिडेंस की वजह से मिले हैं। एनीवे, मूविंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स। अमरकंटक हिल्स आर एट द कन्फ्लुएंस ऑफ विंध्या एंड सह्याद्री रेंजेस। अब ये तो बहुत इजी है। देखो विंध्या के बारे में सब पढ़ते हैं, सह्याद्री के बारे में सब पढ़ते हैं। आपको पता है विंध्या वो मध्य प्रदेश में ऐसे जा रही है, और सह्याद्री वेस्टर्न घाट्स की तरफ है। मतलब महाराष्ट्र में सह्याद्री वेस्टर्न घाट्स को बोला जाता है। तो इनका कन्फ्लुएंस कहाँ पर होगा? यहाँ पर होगा कहीं, है ना? अमरकंटक हमने कहाँ पढ़ा है? ईस्ट में पढ़ा है। तो ये तो गलत हो जाएगा ना। अमरकंटक ईस्ट में है, इनका कन्फ्लुएंस वेस्ट में हो रहा है, तो ये तो गलत हो गया। ये स्टेटमेंट बिल्कुल गलत है। अब आते हैं सेकंड स्टेटमेंट है, बिलीगिरी रंगन हिल्स। कभी नाम नहीं सुना था मैंने इस क्वेश्चन के आने से पहले। अ, इस वर्ड को मैंने कभी नहीं सुना था, लेकिन स्टिल ये क्वेश्चन इजी लगा मुझे। क्यों? क्योंकि मैंने भले ही कि बिलीगिरी रंगन को नहीं पढ़ा, लेकिन मैंने सतपुड़ा रेंज को तो पढ़ा है। सतपुड़ा कहाँ पर है? महाराष्ट्र मध्य प्रदेश के बॉर्डर पे है। अब ये महाराष्ट्र मध्य प्रदेश के बॉर्डर पर है, लेकिन ये बिलीगिरी रंगन जो आपको नाम सुनने में दिख रहा है, ये आपको सदर्न नेम नहीं लग रहा? या तो कर्नाटका, या फिर लेट से आंध्र प्रदेश, ऐसा नाम नहीं लग रहा आपको? अगर ऐसा नाम है तो ये भाई सतपुड़ा के ईस्टर्न मोस्ट पार्ट में क्या कर रहा है? नहीं हो सकता, काट दो। थर्ड क्वेश्चन, शेषाचलम हिल्स कंस्टिट्यूट द सदर्न मोस्ट पार्ट ऑफ द वेस्टर्न घाट्स। अब सदर्न मोस्ट पार्ट वेस्टर्न घाट्स के कहाँ खत्म होते हैं? कन्याकुमारी के नॉर्थ में जाके, राइट, केरला और तमिलनाडु के बॉर्डर पे वहां जाके खत्म होते हैं। अगर आपने प्रीवियस ईयर क्वेश्चन किए हो, विच इज वेरी इंपॉर्टेंट, मैं आपको बोलता हूँ कि रिपीट होते हैं, इनडायरेक्टली रिपीट होता है। मैंने आपको पिछले पेपर 2024 के पेपर में भी बताया था कि कैसे ये रिपीट हुआ है। मैं आपको फिर से दिखा रहा हूँ। PYQs 2018 या फिर 2019 के पेपर में शेषाचलम हिल्स ऑप्शन में था, और अब यहाँ पे फिर से ऑप्शन में दे दिया। वहां पर ऑप्शन में था तो हमको पढ़ के आना चाहिए, हमें पता होना चाहिए इसके लोकेशन का। हमें पता है कि भाई ये आंध्र प्रदेश में है, और ये क्योंकि आंध्र प्रदेश में है तो ये वेस्टर्न घाट्स का सदर्न मोस्ट पार्ट तो नहीं हो सकता। दैट इज वाई ये भी गलत है। नन इज द आंसर। यूजुअली नन बहुत कम आंसर होता है ऐसे क्वेश्चंस में, बट इसमें है। कैसे क्वेश्चन में नन होता है वो भी मैं आपको बताऊंगा। ऐसे क्वेश्चन में नन आंसर कम ही होता है, बट ये क्वेश्चन इजी था इसलिए मैं इस पे नन लगा के आ गया। अगर ये क्वेश्चन डिफिकल्ट वाला होता तो शायद मैं इसे गलत करके आता, नन लगा के ना आता। एनीवे, मूविंग टू दी 10th क्वेश्चन। अब ये वाला है जिसमें मैं नन लगा के नहीं आया था और ये गलत था। इस वाले का एक्चुअल आंसर नन है। ठीक है, अब देख लेते हैं इसे। ये बोल रहा है ईस्ट वेस्ट कॉरिडोर अंडर गोल्डन क्वाड्रिलेटरल प्रोजेक्ट कनेक्ट्स डिब्रूगढ़ टू सूरत। ठीक है,
अब इसने डिब्रूगढ़ दिया हुआ है, सूरत दिया हुआ है, दोनों में से कोई भी गलत हो सकता है। अब कहने को तो तीनों में ऐसे ही दिया हुआ है इसने, तो कोई भी गलत हो ही सकता है, बट ऐसा होता नहीं है यूजुअली, इसलिए मैं ऐसे पैटर्न की बात नहीं करूंगा। मैंने ये पैटर्न देखा है, ये पैटर्न से हटके है क्वेश्चन, इसमें सब गलत है। अब क्योंकि मैंने आपको गलत बता ही दिया, तो मैं आपको बता देता हूँ इसमें सही क्या है। डिब्रूगढ़ की जगह इसने, मतलब इसने सिलचार की जगह डिब्रूगढ़ कर दिया, और इसने पोरबंदर की जगह सूरत कर दिया है। बाकी सब सही है इस स्टेटमेंट में। सेकंड में आते हैं, ट्राइलेटरल हाईवे कनेक्ट्स मोरे इन मणिपुर, बिल्कुल सही है। चांग माई इन थाईलैंड, गलत है। व्या म्यांमार, वाया म्यांमार, तो वाया म्यांमार तो गलत नहीं हो सकता। अगर आप इंडियन नॉर्थ ईस्ट में कोई प्रोजेक्ट बना रहे हो, ठीक है, और आप उससे थाईलैंड को जोड़ना चाहते हो, तो देखो भाई, ये तो है आपका, ये थाईलैंड है, ठीक है, और ये आपका, वन सेकेंड, अच्छा ये ऐसे निकल जाएगा, तो ये वाला जो एरिया है ये आपका थाईलैंड है, ठीक है, ग्रीन शेड में जो है, और आपका जो ब्लू शेड में है ये आपका म्यांमार है, और आपका जो येलो शेड में है ये आपका इंडिया है। तो आप एक बात बताओ, इंडिया से अगर इंडिया से मैं अगर थाईलैंड के किसी पार्ट को कनेक्ट करूंगा, वो भी रोड से, तो मुझे तो जाना ही पड़ेगा ना यहाँ से, म्यांमार से। तो वया म्यांमार तो यहाँ गलत नहीं हो सकता। यहाँ गलत क्या हो सकता है, या तो मोरे मणिपुर गलत है, या फिर चांगमाई थाईलैंड गलत है। अब थाईलैंड भी गलत नहीं है, गलत क्या है, ये सिटी। तो ये जो ट्राइलेटरल हाईवे था, ये चांग माई को कनेक्ट नहीं करता थाईलैंड में, ये करता है माए सोत को। अब ये क्यों गलत है, एक और चीज बता देता हूँ। इट इज फॉर दोज पीपल जिनको थोड़ी सी मैप की डीपर अंडरस्टैंडिंग है। क्या है कि चांग माई, जहां पर मैंने ये रेड डॉट बना रखी है ना, थाईलैंड में यहीं कहीं है चांग माई। ये ना एक माउंटेनस रीजन है, माउंटेनस सिटी है, ठीक है, चांग माई। और अब आप एक बात बताओ, मैं एक दूसरी कंट्री में जाके एक माउंटेनस सिटी को कनेक्ट करने की कोशिश कर रहा हूँ, जहां पर कनेक्टिविटी प्रोवाइड करना ऑलरेडी काफी डिफिकल्ट है नॉर्थ ईस्ट इंडिया में, और ये है मायसोत, जो कोस्ट के पास है। कोस्टल सिटी नहीं बोलूंगा एग्जैक्टली मैं इसे, मतलब हो भी सकती है, आई डोंट नो, लेकिन कोस्ट के बहुत पास है ये सिटी मायसोत। तो मैं माउंटेन्स में घुसना ज्यादा सही प्रेफर करूंगा, या कोस्ट के पास रोड बनाना ज्यादा प्रेफर करूंगा, कोस्ट के पास। तो ये भी गलत है एक्चुअली। चांगमाई थोड़ा सा फेमस है, इसलिए चांगमाई उसके नाम में, उसने सोचा होगा एग्जामिनर ने, मतलब क्वेश्चन पेपर सेट जिसने किया है, कि कोई और सिटी दे देते हैं। अब कोई और सिटी अगर वो बैंकॉक देता तो हम इसे गलत कर देते, क्योंकि हमें पता होता बैंकॉक तो नहीं है, बहुत ऑब्वियस है। तो उसने क्या करा, उसने नेक्स्ट बेस्ट सिटी जो उसके दिमाग में आई, चांगमाई, वो कर दिया, क्योंकि साउथ की किसी भी सिटी का, पटाया, बैंकॉक, या फिर लेट्स से कराबी, या कुछ भी ये दे देता तो हम इसे गलत कर देते। दैट इज वाई इसने चांगमाई दिया है। एनीवे, थर्ड पे आते हैं, बांग्लादेश, चाइना, इंडिया, म्यांमार, इकोनॉमिक कॉरिडोर कनेक्ट्स वाराणसी इन उत्तर प्रदेश विद कुनमिंग इन चाइना। तो ये भी गलत है, ये वाराणसी की जगह एक्चुअली कोलकाता होना चाहिए। ये फैक्चुअल है, आपको आता है तो अच्छी बात है, नहीं आता तो नहीं सही। मैं तो बस आपसे डिस्कशन इतना ज्यादा इसलिए कर रहा हूँ जिससे आपको पता लगे कि ट्रैप कहाँ पर सेट होते हैं। एनीवे, moving to the next question, question number 11. Consider the following statements. Statement 1. India, despite having uranium deposits, depends on coal for most of its electricity production. देखो आपको पता है, हमारी इलेक्ट्रिसिटी बहुत ज्यादा कोल से प्रोड्यूस होती है, राइट, फॉसिल फ्यूल से। और दूसरी बात, इसने बोला मोस्ट, अब मोस्ट की कोई डेफिनेशन नहीं है। 20 मतलब 50% से ज्यादा कितना भी, या फिर 50 भी नहीं, 50 से कम में भी मैं मोस्ट बोल सकता हूं उसे, अगर वो कंपैरेटिवली बाकी सोर्सेज से ज्यादा है तो मोस्ट का तो आपको कोई डेफिनेशन ही नहीं है, तो मोस्ट तो हर डेफिनेशन पे फिट बैठ जाएगा। तो इसे तो गलत नहीं कर सकते हम। ये तो ऐसा हो गया जैसे स्टेटमेंट को बहुत ज्यादा जेनेरिक बनाने की कोशिश कर रहा है, और मैंने आपको क्या बताया, जब ये जेनेरिक बनाने की कोशिश करे तो यूजुअली वो स्टेटमेंट सही होती है। ठीक है, वैसे भी ये तो सबको पता होता है, इस पर लॉजिक लगाने की जरूरत है ही नहीं, हमें पता है अभी भी कि हमारी इलेक्ट्रिसिटी प्रोडक्शन बहुत ज्यादा निर्भर करती है कोल पर। ठीक है, फिर आते हैं सेकंड स्टेटमेंट में, यूरेनियम एनरिच। अच्छा, सेकंड स्टेटमेंट में आने की एक्चुअली जरूरत है एक्चुअली। यूरेनियम एनरिच्ड टू द एक्सटेंट ऑफ एटलीस्ट 60% इज रिक्वायर्ड फॉर द प्रोडक्शन ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। देखो इसने डेटा दिया है, डेटा यूजुअली गलत कर देता है, तो ये गलत है। ठीक है, क्या है, हमें ना 4 से 5% चाहिए एनरिचमेंट इलेक्ट्रिसिटी प्रोडक्शन के लिए। ठीक है, तो ये गलत हो जाएगा आपका।
और ये गलत होते ही स्टेटमेंट टू इनकरेक्ट, स्टेटमेंट वन करेक्ट, हमारा सी आंसर हो जाएगा। अब मैं आपको क्या बताना चाहता हूँ कि देखो पहले भी बात करी हमने इस बारे में कि जब ऐसी चीज पूछ लेता है तो उसके बारे में हमें पढ़ के जाना है, क्योंकि ये दोबारा पूछ सकता है घुमा फिरा के उसे। तो यूरेनियम एनरिचमेंट के बारे में हमें थोड़ा सा पढ़ के जाना है। मैं अपनी तरफ से थोड़ा सा होमवर्क करके आया, तो मैं आपको बता देता हूँ यूरेनियम एनरिचमेंट के बारे में। यूजुअली क्या होता है, जो नेचुरली अकरिंग यूरेनियम होता है वो होता है U-238। और हमें जो चाहिए होता है ये इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस करने के लिए, वेपन ग्रेड के लिए, रिसर्च के लिए, वो चाहिए होता है U-235, विच इज अराउंड नेचुरली अकरिंग यूरेनियम में 0.7% तक होता है U-235, बाकी का होता है U-238। तो हम क्या करते हैं, हम ना इसे सेंट्रीफ्यूज में डालते हैं, ये जो नेचुरली अकरिंग यूरेनियम है, और उसमें यूरेनियम हेक्साफ्लोराइड गैस डालते हैं और सेंट्रीफ्यूज को कर देते हैं ऑन। तो वो सेंट्रीफ्यूज क्या करता है, लाइटर यूरेनियम 235 जो है वो राइज कर जाता है ऊपर, क्योंकि वो वेट में लाइट होता है 238 के मुकाबले। तो वो राइज कर जाता है ऊपर, वो 238 से ऊपर हो जाता है। तो ये जो हमें U-235 मिला ना, अब इसे हम दूसरे सेंट्रीफ्यूज में पहुंचा देते हैं। तो अब क्या होगा, दूसरे वाले सेंट्रीफ्यूज में क्या होगा, पिछले वाले के मुकाबले प्रोपोर्शन जो होगा U-235 का वो ज्यादा होगा। अभी भी मैं ये नहीं कह रहा प्योर होगा, क्योंकि अभी भी साथ में U-238 गया होगा, लेकिन ज्यादा प्रोपोर्शन होगा। उस सेंट्रीफ्यूग में हम दोबारा से यही प्रोसेस रिपीट करेंगे। तो नेक्स्ट सेंट्रीफ्यूग में जब U-235 जाएगा तो वो और भी ज्यादा प्रोपोर्शनली एनरिच्ड होगा। तो जो ये जितनी प्योरिटी U-235 की बढ़ती जाती है उसे हम उतना ही एनरिच्ड बोलते हैं। तो होता क्या है कि हमें ना इसके लिए वेपन ग्रेड के लिए हमें चाहिए 90% एनरिचमेंट, 60 to 70% जो है, या 50 to 60 कह लो, ये हमें चाहिए रिसर्च पर्पसेस के लिए, और 4 to 5% में इलेक्ट्रिसिटी प्रोडक्शन हो जाता है हमारा। ठीक है, तो दिस इज अबाउट दिस क्वेश्चन। अब आते हैं नेक्स्ट पे। नेक्स्ट इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है, इससे आप को बहुत कुछ सीखने को मिलेगा यूपीएससी कैसे क्वेश्चन सेट करता है। कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स। स्टेटमेंट वन, मार्सुपियल्स आर नॉट नेचुरली फाउंड इन इंडिया। ये बोल रहा है मार्सुपियल्स जो हैं इंडिया में नेचुरली नहीं मिलते हैं। अब देखो इसने डाइल्यूशन कर दिया, इसने बोला हो सकता है मिलते हो, इसके कहने का मतलब यही तो है, हो सकता है मिलते हो, लेकिन ये कह रहा है कि नेचुरली नहीं मिलते, है ना, डाइल्यूशन कर रहा है। तो ये सही स्टेटमेंट होगा, क्योंकि ये सही बोल बनने के चक्कर में कितना स्पेसिफिक जा रहा है। ये नहीं बोल रहा कि मिलते ही नहीं है, ये स्पेसिफिक जा रहा है कि नेचुरली नहीं मिलते, तो ये तो स्टेटमेंट सही होगा। सेकंड स्टेटमेंट पे आते हैं। मार्सुपियल्स कैन थ्राइव ओनली इन मॉन्टेन ग्रासलैंड्स विद नो प्रेडेटर्स। देखो कितना स्पेसिफिक गया है, जब गलत भी करना है इसे तो। एक एक्सट्रीम एंड पे गया सही करवाने के लिए, एक एक्सट्रीम एंड पे गया गलत करवाने के लिए। ये बोल रहा है सिर्फ और सिर्फ माउंटेन्स में थ्राइव कर सकते हैं ये, और दूसरा ये बोल रहा है माउंटेन ग्रासलैंड में थ्राइव कर सकते हो, दूसरा ये बोल रहा है वहां पर प्रेडेटर्स भी नहीं होने चाहिए। भाई ऐसा कौन सा जानवर है, ऐसा कौन सा ऑर्गेनिज्म है जिसके प्रेडेटर्स नहीं है? ये तो गलत हो जाएगा, राइट? देखते ही पता लग रहा है, ये गलत होते ही सी हमारा आंसर आ जाएगा। फिर मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अच्छा, अब क्योंकि इसने मार्सुपियल्स पूछ लिया है तो मुझे मार्सुपियल्स पता भी तो होना चाहिए। अच्छा, मैंने लास्ट क्वेश्चन में शायद आपको 50 to 60% बोला था ना रिसर्च पर्पस के लिए, वो एक्चुअली गलत फिगर है। रिसर्च पर्पस के लिए हम 20% पे काम कर जाता है। ठीक है, तो ये ध्यान रखना। एनीवे अब मार्सुपियल्स के बारे में हमें पता होना चाहिए, मार्सुपियल्स होते क्या, एटलीस्ट उस वर्ड का मतलब तो पता होना चाहिए। तो मैं आपको बताता हूँ, मार्सुपियल्स एक्चुअली मैमल्स होते हैं जिनके जो यंग वंस होते हैं ना, वो फुल्ली डेवलप्ड नहीं होते, वो अंडर डेवलप्ड होते हैं। जैसे ह्यूमन, क्या ह्यूमन भी एक मैमल है, लेकिन उसका जो यंग वन होता है वो कंप्लीटली डेवलप होके ही बॉडी से बाहर आता है, राइट? मार्सुपियल्स में ऐसा नहीं होता, वो अंडर डेवलप्ड यंग वंस ही बाहर आ जाते हैं, जिन्हें हम जोई बुलाते हैं, जोईज। ठीक है, और उनका जो फर्दर डेवलपमेंट है वो एक पाउच में होता है। जैसे कि इसका सबसे फेमस एग्जांपल है कैंगरू। उसके बच्चे जब होते हैं तो वो अंडर डेवलप्ड ही कैंगरू की बॉडी से बाहर आ जाते हैं। वो फर्दर डेवलपमेंट उनका कहाँ होता है, वो कैंगरू के साथ उसके पाउच में रहते हैं। ओके,
तो मार्सुपियल्स इन्हें बोला जाता है। मार्सुपियल्स के कुछ एग्जांपल्स है कैंगरूज, कोआलाज, opossums, या फिर वॉम्बैट्स हो गए, तस्मानियन डीवल्स हो गए, बैंडिकूट हो गए। ठीक है, बैंडिकूट याद करो, वो केरला में रोबोट का नाम भी है, वो जो सीवेज को क्लीन करता है, वो बैंडिकूट एक जानवर का नाम है एक्चुअली। ठीक है, फिर आते हैं हम क्वेश्चन नंबर 13 पे। क्वेश्चन नंबर 13 देखो, अब ये चीज भी बहुत इंपॉर्टेंट है, आपको कुछ बताना है यहाँ पे मुझे। इनवेजिव स्पीशीज स्पेशलिस्ट ग्रुप। ठीक है, अब देखो इसने ब्रैकेट में कुछ दिया हुआ है, उसे मैं हाईलाइट कर देता हूँ। दैट डेवलप्स ग्लोबल इन्वेजिव स्पीशीज डेटाबेस बिलोंग्स टू विच वन ऑफ द फॉलोइंग ऑर्गेनाइजेशंस। अब आप मुझे ये बताओ, क्या ये यूपीएससी ऐसे नहीं दे सकता था इस क्वेश्चन को, इन्वेजिव स्पीशीज स्पेशलिस्ट ग्रुप बिलोंग्स टू विच वन ऑफ द फॉलोइंग ऑर्गेनाइजेशंस। इसने ये एडिशनल इंफॉर्मेशन ब्रैकेट में क्यों दिया है? क्योंकि यूपीएससी इटसेल्फ इज इंडिकेटिंग कि they understand and they are not expecting us to know that कि invasive species specialist group क्या है या किससे related है। they are not expecting us to know this already। वो क्या expect कर रहे हैं कि पूरा क्वेश्चन पढ़ो और दिमाग लगाओ, आपने जितना पढ़ा है उससे क्वेश्चन देखो। हमें नहीं पता इन्वेजिव स्पीशीज स्पेशलिस्ट ग्रुप क्या है, लेकिन हमें ये तो पता है कि स्पीशीज की बात हो रही है। और ये बोल रहा है ब्रैकेट में एडिशनल इंफॉर्मेशन दे रहा है, दैट डेवलप्स ग्लोबल इन्वेजिव स्पीशीज डेटाबेस। स्पीशीज का डेटाबेस कौन बनाता है भाई? आईयूसीएन बनाता है, ये तो हमें सबको पता है ना। वो रेड रेड डेटा बुक वगैरह वगैरह वगैरह, है ना। तो यूपीएससी खुद ही हमें हिंट्स दे रहा है कि भाई हम आपसे एक्सपेक्ट नहीं कर रहे आपको सब कुछ पता हो, लेकिन आप हम आपको खुद ही इंफॉर्मेशन भी दे रहे हैं सॉल्व करने की, कि जितना आपको आता है उससे सॉल्व हो जाएगा। तो इन चीजों पे ध्यान दो, कभी भी ब्रैकेट में कोई इंफॉर्मेशन दे रखी हो तो उस पर ध्यान दो। चांसेस आर, पॉसिबिलिटी इज कि उससे आपका क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। तो जैसे ही मैंने देखा कि स्पेशलिस्ट सॉरी स्पीशीज डेटाबेस की बात कर रहा है, मैंने आईयूसीएन आंसर लगाया और आगे बढ़ गया। ठीक है, बाकी भी क्वेश्चन एक बार पढ़ लो। ऑर्गेनाइजेशन यूएनईपी आप पढ़ते ही हो इसके बारे में, यूनाइटेड नेशन वर्ल्ड कमीशन फॉर एनवायरनमेंट एंड डेवलपमेंट एंड वर्ल्ड वाइड फंड फॉर नेचर। तो इन तीन ऑर्गेनाइजेशन के बारे में भी आपको पढ़ के आना है। जैसे कि स्विट्जरलैंड ग्लैंड करके एक जगह है, सिटी है, वहां इसका हेडक्वार्टर है डब्ल्यू का। ऐसी चीजें आपको आपको पता होनी चाहिए, कल को शायद यही पूछ ले क्वेश्चन में। तो आपको ऐसे एप्टीट्यूड डेवलपमेंट और लॉजिक की जरूरत नहीं पड़ेगी अगर आपको डायरेक्टली क्वेश्चन आता होगा तो। अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, क्वेश्चन नंबर 14। कंसिडर द फॉलोइंग फॉना, लायन टेल्ड मकाक, मालाबार सिवेट, सांबर डियर। ये बोला हाउ मेनी ऑफ द अबव आर जनरली नॉक्टर्नल और मोस्ट एक्टिव आफ्टर सनसेट। मतलब रात के टाइम पे, सनसेट के टाइम पे ज्यादा एक्टिव कौन से होते हैं, इनमें से कितने होते हैं। तो इस देखो ये इजी क्वेश्चन नहीं है। ठीक है, इसका आंसर है ओनली वन, सॉल्वेबल नहीं है, स्किपेबल क्वेश्चन है, अगर स्किप करना चाहते हो तो कर सकते हो। आंसर है ओनली वन। अब क्योंकि इसने मलाबार सिवेट, लायन टेल, एक्चुअली लायन टेल्ड मकाक इसने पहले भी पूछा हुआ है प्रीवियस ईयर्स में, तो ये इसके बारे में तो हमें नॉलेज होनी चाहिए। मलाबार सिवेट है, सांबार डियर भी इसने पहले पूछा हुआ है। बस मलाबार सिवेट है जो कि अगर इसने पूछा भी हुआ तो मुझे तो याद नहीं है। तो इसके बारे में अब हमें पता होना चाहिए तीनों के बारे में। अब आगे बढ़ जाते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग ऑर्गेनिजम्स परफॉर्म वैगल डांस फॉर अदर्स ऑफ देयर किन टू इंडिकेट द डायरेक्शन एंड द डिस्टेंस टू अ सोर्स ऑफ देयर फूड। ठीक है, देखो वैगल डांस का मुझे, वैगल डांस जो भी बोलेंगे अब इसे, मुझे नहीं पता था कौन करता है ऑनेस्टली। लेकिन जब इसने ये लास्ट लाइन बोली ना, एंड डिस्टेंस टू अ सोर्स ऑफ देयर फूड, डायरेक्शन एंड डिस्टेंस टू अ सोर्स ऑफ देयर फूड्स, अपने दोस्तों को बताता है कि सोर्स ऑफ फूड कहाँ पर है, कितना दूर है, और डायरेक्शन क्या है ये बताता है। तब मैंने ऑप्शंस को देखा और मुझे सबसे ज्यादा सही लगा हनी बीज, क्योंकि हनी बीज ना बहुत सोशल है और वो एक दूसरे के साथ मिलकर काम करते हैं। और अक्सर देखा हमने कि अगर एक हनी बी को कुछ प्रॉब्लम हो जाए, कोई परेशान कर दे, तो वो जल्दी से सारी टीम को बुला के ले आते हैं अपने। तो मुझे वहां से लगा कि हाँ इसका आंसर ये हो सकता है, उनमें उतना कम्युनिकेशन तो होता होगा। ठीक है, तो ये मेरा आंसर आ गया। लेकिन एक इंटरेस्टिंग बात और बताता हूं आपको। इस पेपर के बाद, पहले मिल जाता तो बहुत अच्छा होता, लेकिन इस पेपर के बाद मुझे एक सीरीज मिली। ठीक है, डॉक्यूमेंट्री मिली, एनिमल प्लानिट करके। मैंने वो डॉक्यूमेंट्री देखी,
वो शायद नेटफ्लिक्स पे है। ठीक है, किसी ने सजेस्ट किया था, और मैंने देखा कि यूपीएससी एक्चुअली उस डॉक्यूमेंट्री में से क्वेश्चंस उठा के दे रहा है, तो मैं उसे तैयार करके गया, लेकिन अनफॉर्चुनेटली नेक्स्ट ईयर कोई क्वेश्चन नहीं आया उसमें से। बस ऐसे इंटरेस्टिंग चीज थी, बता दी मैंने आपको। एनीवे, 16th क्वेश्चन पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 16, दीज आर लो हैंगिंग फ्रूट्स अमंग द इजीएस्ट क्वेश्चंस आई वुड से, इन्हें कभी गलत नहीं करना है। कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स, सम मशरूम्स हैव मेडिसिनल प्रॉपर्टीज। अब इतने सारे स्पीशीज हैं मशरूम के, मुझे क्या पता किसी में है नहीं है, कोई होगी तभी तो पूछ रहा, नहीं होगी तो कैसे कंफर्म करेगा कि नहीं है ना? तो ये सही हो जाए। ऐसे ही ये सम मशरूम बोल रहा है, साइको एक्टिव प्रॉपर्टीज होती हैं, होती होंगी। सम मशरूम्स हैव इंसेक्टिसाइडल प्रॉपर्टीज, होती होंगी, आई डोंट नो। सम मशरूम्स हैव बायोल्यूमिनेसेंस प्रॉपर्टीज, होती होंगी। तो किसी को भी मैं गलत नहीं करूंगा, क्योंकि इसको गलत प्रूव करना बहुत मुश्किल है। आप बोलो, नो मशरूम हैज बायोलुमिनेसेंस प्रॉपर्टीज। आप कैसे ये मेक श्योर करोगे कि कोई भी मशरूम वर्ल्ड में ऐसा नहीं है, वेदर डिस्कवर्ड और अनडिस्कवर्ड स्पीशीज, जिसमें बायोलुमिनेसेंस प्रॉपर्टीज नहीं है ना? तो ये क्वेश्चन को तो गलत नहीं कर सकते, ये लो हैंगिंग फ्रूट है। अब बढ़ते हैं आगे। कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स रिगार्डिंग इंडियन स्क्विरल्स। अब मैंने क्या बोला है, कुछ जानी पहचानी चीजें हैं, तो जल्दी से उसके बारे में सोच लो क्या जानते हो। इंडियन स्क्विरल्स आपने देखी होंगी, वो जो जिसके पीठ पे वो जो स्ट्राइप्स होती हैं, वो वाली स्क्विरल की बात हो रही है। हमारे सबके यहाँ पर बहुत जनरली मिल जाती है वो घूमती हुई। तो उनके बारे में आपको क्या पता है? पेड़ों पे बहुत घूमती हैं वो, है ना? कभी दीवारों में घुस के, कभी कहीं घुस के वो अपने नेस्ट बना लेती हैं। नेस्ट भी देखे होंगे आपने, है ना? रुई वगैरह जैसा मटेरियल पता नहीं कहाँ से तो वो इकट्ठा करती हैं, और वो नेस्ट बना लेती हैं अपना। ये सब हमने देखा हुआ है। अगर हमें इतना पता है तो ये क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। देखो, पहला पहला स्टेटमेंट जो है नेस्ट के बारे में बात कर रहा है। ये बोल रहा है, दे बिल्ड नेस्ट बाय मेकिंग बरोज इन द ग्राउंड। अब मैं इसे आउटराइट मना नहीं करूंगा इस स्टेटमेंट को, ये गलत है, लेकिन मुझे ये पता होना चाहिए, हो सकता है सही भी हो, आई डोंट नो। लेकिन आपको इतना पता होना चाहिए कि भाई देखो, मैंने तो उसे नेस्ट बनाते हुए देखा है, और मैंने उसे कभी ग्राउंड में नेस्ट बनाते नहीं देखा। वो तो दीवारों पे रखती है, ऐसी जगह पर जो थोड़ा सा डिफिकल्ट टू रीच हो, ऐसी जगह पर अपना नेस्ट बनाती है। तो इस पे शक हो जाना चाहिए मुझे। अभी बोल रहा है, दे स्टोर देयर फूड मटेरियल्स लाइक नट्स एंड सीड्स इन द ग्राउंड। ठीक है, अब ये बोल रहा है ये अपने फूड जो है, नट्स एंड सीड्स, उन्हें ग्राउंड में स्टोर कर लेते हैं। अब आपने भले ही देखा ना हो, लेकिन स्टेटमेंट वन और स्टेटमेंट टू में डिफरेंस देखो। देखो, स्टेटमेंट के बीच में भी अगर आप कंपैरिजन करना सीखोगे ना, तो बहुत क्वेश्चन सॉल्व हो जाएंगे। जैसे आपको मैंने फर्स्ट क्वेश्चन में ही दिखाया था, देखो, जब उसने सेकंड स्टेटमेंट देखो, जब उसे गलत करवाना था तो उसने डायरेक्टली बोला, ठीक है, और जब उसने सही करवाना था तो उसने डायरेक्टली वायरेक्टली कुछ नहीं बोला, बस बोल दिया पासिस थ्रू वुलर लेक। ठीक है, ऐसे अब यहाँ पर देखो, जो क्वेश्चन हम अब सॉल्व कर रहे हैं, कि जब उसे स्टेटमेंट गलत बनानी थी, तो उसने देखो कितना स्पेसिफिक किया कि ग्राउंड में नेस्ट तो बनाते हैं, लेकिन उसकी भी एक कंडीशन दे दी कि ग्राउंड में बरोज बना के। ठीक है, मतलब उसमें सुरंग बना के, ग्राउंड के अंदर भी सुरंग बनाते हैं, तब जाके ग्राउंड वो नेस्ट बनाते हैं। ऐसे जनरली नहीं दिया। ये भी तो बोल सकता था, दे बिल्ड नेस्ट बाय, दे बिल्ड नेस्ट इन द ग्राउंड, ये भी तो बोल सकता था। बाय मेकिंग बरोज, इतने स्पेसिफिक जाने की क्या जरूरत थी? क्योंकि इसे गलत बनाना था। क्योंकि अगर एक भी स्क्विरल ने अगर ग्राउंड पे अपना नेस्ट बनाया होगा, तो ये स्टेटमेंट गलत हो जाएगी ना। तो इसे एब्सोल्युटली सही मतलब ये स्टेटमेंट सही हो जाएगा ना। तो इसे एब्सोल्युटली गलत करने के लिए उसने एक ऐसी चीज डाली जो इंडियन स्क्विरल्स नहीं करती हैं, दैट इज ग्राउंड को खोदना, बरोज बनाना ग्राउंड में। ठीक है, तो ये स्टेटमेंट हो जाएगी गलत। और क्योंकि सेकंड स्टेटमेंट में बरोज वगैरह की बात नहीं करी, अब फूड मटेरियल कर देती होंगी स्टोर भाई ग्राउंड पे, किसी पेड़ के नीचे कर दिया, ग्राउंड ही तो है वो। तो ये तो गलत नहीं कर सकते हम। और दे आर ओमनिवोरस, ये तो हम सबको पता है, वो नट्स भी खाते हैं और वो टर्माइट्स वगैरह को भी खाते हैं। तो इसका ओनली टू हो जाएगा। अब मैं इतना एक्सप्लेनेशन बार बार इसीलिए कर रहा हूँ, आई वॉन्ट यू टू रिकॉग्नाइज कि क्या ट्रैप सेट किए जाते हैं। रिलेशनशिप बिटवीन स्टेटमेंट, म्यूचुअल रिलेशनशिप बिटवीन स्टेटमेंट, ये मैंने आपको बहुत सिखाया है। तो अगर आप वन और टू के बीच में रिलेशनशिप देखोगे, तो आप देखोगे कि दोनों ग्राउंड में कुछ करने की बात कर रहे हैं, लेकिन पहले में बोल रहा है बरोज बना रही है ग्राउंड में, क्योंकि इसे गलत करवाना है। तो स्पेसिफिक जा रहा है कि नहीं,
करती होगी ग्राउंड पे तो, लेकिन हम तो बरोज का पूछ रहे हैं कि सुरंग बनाती है क्या ग्राउंड में। लेकिन जब इसे सही करवाना था तो इसने सिंपली बोल दिया ग्राउंड में स्टोर करती है। अब कैसे करती है, कोई कंडीशन नहीं दी, कर देती होगी ग्राउंड में किसी तरीके से स्टोर। हाउ डू वी नो दैट। ठीक है। फिर आते हैं क्वेश्चन नंबर 18 पे। क्वेश्चन नंबर 18 दोबारा से देखो, जैसा अभी हमने 16th क्वेश्चन किया था वैसा ही है, बिल्कुल लो हैंगिंग फ्रूट। ये बोल रहा है सम माइक्रो ऑर्गेनिजम्स कैन ग्रो इन एनवायरमेंट्स विद टेम्परेचर अबव द बॉइलिंग पॉइंट ऑफ वाटर। सम है, होते होंगे कोई। सम माइक्रो ऑर्गेनिजम्स कैन ग्रो इन एनवायरमेंट्स विद टेम्परेचर बिलो फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ वाटर। अब आप बोलोगे कि एक में अब बॉइलिंग पॉइंट बोल रहा है, एक में बिलो फ्रीजिंग पॉइंट बोल रहा है, एक गलत होना चाहिए, सिमिलर लुकिंग स्टेटमेंट है। नहीं, प्राइमेसी देखो, वो सम कुछ ऑर्गेन माइक्रो ऑर्गेनिजम्स की बात कर रहा है। देयर आर मिलियंस एंड बिलियंस ऑफ टाइप्स ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिजम्स, उनमें से कोई भी ऐसी एबिलिटी रखता होगा तो ये स्टेटमेंट सही है। ऐसे ही लास्ट वाला देखो, सम माइक्रो ऑर्गेनिजम्स कैन ग्रो इन हाईली एसिडिक एनवायरनमेंट विद अ पीएच बिलो 3। नो प्रॉब्लम, सब सही है। इसका ऑल थ्री लगाओ, आगे बढ़ जाओ, सोचना ही नहीं है सेकंड थॉट। अब आता है नेक्स्ट पे। विच वन ऑफ द फॉलोइंग मेक्स अ टूल विद अ स्टिक टू स्क्रैप इंसेक्ट्स फ्रॉम अ होल इन अ ट्री और अ लॉग ऑफ वुड। अब देखो, नहीं पता कौन सा जानवर ऐसा करता है, लेकिन जब भी ऐसा कोई क्वेश्चन आया जो सॉल्व नहीं हो रहा मुझसे, तो उसके बारे में मुझे जो भी पता है एटलीस्ट वो तो मैं सोच ही लेता हूँ जल्दी से। तो मुझे पता है फिशिंग कैट नहीं पता, चलो मुझे ऑटर नहीं पता, स्लॉथ बेर और ओरंगुटन तो हमें पता होते हैं यूजुअली। ओरंगुटन एक बंदर वाली प्रजाति है, चिंपैंजीज वगैरह वाली फैमिली में आते हैं, बिल्कुल ह्यूमन जैसे बिहेव कर लेते हैं, बहुत इंटेलिजेंट होते हैं, इंडोनेशिया में पाए जाते हैं। ये सब हमें पता है। अगर मुझे पता है बिल्कुल ह्यूमन जैसे बिहेव करते हैं, तो इट इज नॉट अ बिग डील कि अगर वो स्टिक का यूज करके इंसेक्ट्स को एक वुडन लॉग से बाहर निकाल ले तो ओरेंगुटन इसका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट पे आते हैं, कंसीडर फॉलोइंग एरोसोल्स, फोम एजेंट्स, फायर रिटार्डेंट्स, लुब्रिकेंट्स। मैंने आपको सिखाया है, पिछले पेपर में भी सिखाया था, 24 में भी, अभी भी बता रहा हूँ। डिस्पाइट द फैक्ट कि आंसर गलत हो जाएगा, आप इसका ऑल फोर मार्क करना। क्यों? क्योंकि ऐसे 4-5 क्वेश्चन और होंगे, और आप ऑल फोर ना मार्क करने के चक्कर में उन्हें और गलत कर दोगे जिनका आंसर ऑल फोर ही होगा, मतलब ऑल ऑफ द अबव होगा। तो यूजुअली इनमें ऑल फोर करना, लेकिन ऑल फोर गलत हो जाएगा, इसका आंसर है ओनली 3। ठीक है। अब कौन से 3 हैं, यूपीएससी की तरफ से कोई जवाब नहीं आया तो वी डोंट नो। वैसे जितना मैंने रिसर्च किया है, शायद लुब्रिकेंट्स हैं जो हाइड्रोकार्बन से, हाइड्रोफ्लोरोकार्बन से नहीं बनते। लेकिन ये भी डिबेटेबल है, कहीं बोल रहा है बनते हैं, कहीं बोल रहा है नहीं बनते। दैट इज वाई ओनली 3 इसका आंसर है, और ऑल फोर इसका आंसर नहीं है। बट अगर आप ऑल फोर लगाओगे तो आप एक क्वेश्चन गलत करोगे, लेकिन 4 और सही करके ले जाओगे। तो खुशी खुशी एक क्वेश्चन गलत करके आ सकते हो, कोई प्रॉब्लम वाली बात नहीं है। अब आते हैं 21 पे। कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट। स्टेटमेंट 1, इंटरेस्ट इनकम फ्रॉम द डिपॉजिट्स इन infrastructure investment trusts distributed to their investor is exempted from tax, but the dividend is taxable। ठीक है। अब ये देखो, मैंने आपको पिछले पेपर में ये बात बताई थी, दोबारा पैटर्न देखने को मिल गया। जो गवर्नमेंट है ना भाई, उसे अपना टैक्स बड़ा प्यारा है, तो बहुत आसानी से वो अपना टैक्स छोड़ते नहीं है। तो जहां भी टैक्स छोड़ने की बात आए, वो भी बहुत ह्यूज अमाउंट में, तो आप उसे गलत कर दो स्टेटमेंट को। ये बोले डिविडेंड इज नॉट टैक्सेबल। भाई डिविडेंड किन्हें मिलता है पता है? जो लोग इन्वेस्ट करते हैं बहुत ज्यादा। इन्वेस्ट कौन करता है पता है? जिनके पास पैसा होता है। तो इतने सारे पैसे वाले लोगों को टैक्स के बगैर तो नहीं छोड़ रहे। जब ये गरीब लोगों को टैक्स के बगैर नहीं छोड़े, तो पैसे वाले लोगों को तो नहीं छोड़ेंगे। तो ये स्टेटमेंट हो जाएगी गलत। और ऐसे क्वेश्चंस में गलत स्टेटमेंट ढूंढते ही हमें आगे कुछ देखना ही नहीं है। इसका आंसर हो जाएगा डी। ठीक है। स्टेटमेंट 1 इज इनकरेक्ट, 2 इज करेक्ट। हालांकि 2 एक बार पढ़ लेते हैं, हो सकता है हमारा लॉजिक गलत हो 1 में, तो एक बार 2 पढ़ लेते हैं। इनविट्स आर रिकॉग्नाइज्ड एज बोरोवर्स अंडर सरफेसी एक्ट 2002। ठीक है। तो ये तो सही होगा। क्यों सही होगा, एक पैटर्न और बता रहा हूं मैं। ओल्ड एक्ट्स जो होते हैं यूजुअली सही देता है, ओल्ड एक्ट्स को गलत नहीं देता। अब मैं बताता हूं क्यों। क्योंकि देखो एक्ट्स ना इतने सारे हैं कि इसे रट के जाना वर्चुअली इम्पॉसिबल है। हमारे लिए तो छोड़ो, जो लीगल बैकग्राउंड से हैं, जिन्होंने एलएलबी एलएलएम करी है, या फिर जिन्होंने जुडिशरी की प्रिपरेशन भी करी है, या फिर जो जुडिशरी की प्रिपरेशन कर रहे हैं, वो भी सारे एक्ट्स को नहीं रट सकते।
तो आप या हम तो कहाँ से ही रटेंगे। ठीक है। तो चलो एक दो रीसेंट एक्ट है, नए एक्ट्स हैं, उनके बारे में डिटेल पूछ लिया या उनके बारे में कुछ ट्रिकी कर दिया तो समझ में आता है भाई, रीसेंट है पता होना चाहिए। लेकिन अगर इतने पुराने एक्ट्स को भी वो गलत देने लगा तो गड़बड़ हो जाएगी। दैट इज वाई यूजुअली क्या होता है कि इतने पुराने एक्ट्स को वो गलत नहीं देते हैं। मैं आपको ये पैटर्न रिपीट होता हुआ अभी दिखाऊंगा। जो भी मैं बोल रहा हूँ आपको ना, बस ऐसे आंख बंद करके विश्वास मत कर लेना, बिल्कुल उसे आपको वेरीफाई करना है जहां से भी कर सकें। तो यूजुअली क्या होता है, पुराने एक्ट्स के बारे में कोई इन्फॉर्मेशन दी हो तो वो सही दी होती है। ये भी सही है यहाँ पर। अब आते हैं नेक्स्ट पे। कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट। स्टेटमेंट वन, इन द पोस्ट पेंडेमिक रिसेंट पास्ट मैनी, देखो सबकी बात नहीं कर रहा, मैनी की बात कर रहा है, सेंट्रल बैंक्स वर्ल्ड वाइड हैड कैरिड आउट इंटरेस्ट रेट हाइक्स। अब अगर इकोनॉमी डीपली पढ़ी है तो आपको पता होगा इंटरेस्ट रेट हाइक से क्या होता है। देखो इंटरेस्ट रेट जो होता है उसे आप ऐसे मानो कि इट इज कॉस्ट ऑफ होल्डिंग मनी। आप अपने हाथ में पैसा रोक रहे हो तो उसकी एक कॉस्ट है, वो है इंटरेस्ट। कैसे, मैं बता देता हूं। मान लो बैंक्स में इंटरेस्ट रेट हाई है, मान लो आपको 20% का इंटरेस्ट मिल रहा है। ठीक है। तो अगर आपके हाथ में 100 रुपए हैं जो आप यूज नहीं कर रहे हो, तो आप उसे बैंक को दे दोगे ना, क्योंकि आपको 20 रुपए मिल जाएंगे। मतलब अगले साल आपको 120 रुपए मिलेंगे। तो वाई वुड यू लाइक गो ऑन कैरिंग अराउंड दैट कैश इन योर हैंड, अगर आपको उस कैश को यूज ही नहीं कर रहे आप लोग तो इट इज कॉस्ट ऑफ होल्डिंग मनी। तो अगर इंटरेस्ट रेट बढ़ेगा तो इट इज मोर फेवरेबल कि हम बैंक्स को अपना पैसा दे दें और वो हमें इंटरेस्ट दे वापस। और दूसरी चीज, अगर इंटरेस्ट रेट बढ़ेगा तो सीआरआर एसएलआर भी बढ़ेगा, जिसकी वजह से बैंक्स जो है ज्यादा पैसा लेंड नहीं कर पाएंगे और लोग भी ज्यादा कैश अपने पास रखना नहीं चाहेंगे। तो इसका मतलब क्या होता है, ओवरऑल इंपैक्ट इंटरेस्ट रेट के बढ़ने का ये होता है कि कम जो इकोनॉमी में मनी सप्लाई होती है वो कम हो जाती है। मनी सप्लाई कम होती है तो क्या होता है, इन्फ्लेशन कम हो जाती है, क्योंकि लोगों के हाथ में पैसा ही नहीं है तो वो खरीदेंगे भी नहीं। डिमांड कम होगी तो प्राइस लेवल कम होंगे, प्राइस लेवल कम होंगे तो इन्फ्लेशन कम होगी। इसलिए इंटरेस्ट रेट के साथ खिलवाड़ किया जाता है। अब ये मैंने आपको बता दिया बेसिक नॉलेज कि इंटरेस्ट रेट की थियरी क्या है। अब क्वेश्चन पढ़ लेते हैं। पोस्ट पेंडेमिक में, अब क्योंकि महंगाई बढ़ रही थी ना, महंगाई क्यों बढ़ रही थी, वो डिमांड की वजह से नहीं, वो सप्लाई की वजह से, क्योंकि सप्लाई क्रंच था, सप्लाई चेन बहुत ज्यादा स्ट्रेस हो गई थी, जिसकी वजह से महंगाई बहुत बढ़ रही थी। अब क्योंकि इन्फ्लेशन बढ़ रही है तो सेंट्रल बैंक चाहेंगे इन्फ्लेशन कम हो, तो उन्होंने क्या करा, इंटरेस्ट रेट हाइक कर दिया। तो ये तो बहुत लॉजिकल है, स्टेटमेंट वन बिल्कुल सही है। अब आते हैं स्टेटमेंट टू पे। सेंट्रल बैंक्स जनरली अज्यूम दैट दे हैव द एबिलिटी टू काउंटरएक्ट द राइजिंग कंज्यूमर प्राइसेस वेयर मॉनेटरी पॉलिसी मींस। तो ये स्टेटमेंट भी सही है। देखो एक ये जनरली भी बोल रहा है, जब भी वाटर डाउन करे तो समझ जाओ सही है। ठीक है। तो ये स्टेटमेंट भी सही है और आप देख रहे हो ये इसे एक्सप्लेन भी कर रहा है। तो इसका ए आंसर हो जाएगा। बोथ स्टेटमेंट में स्टेटमेंट टू आर सही और स्टेटमेंट इज टू इज द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ स्टेटमेंट वन। और याद रखना, अगर आपको 1% भी ऐसा लग रहा है कि ये तो रीजन एक्सप्लेन कर रहा है, देन इट इज हाईली लाइकली कि वो एक्चुअली एक्सप्लेन कर रहा है। ठीक है। जब आपको एग्जैक्ट आपको लगे एब्सोल्युटली एक्सप्लेन कर ही नहीं रहा है, इनका तो कोई रिलेशनशिप है ही नहीं, तभी आप बी की तरफ जाना, वरना बी की तरफ कभी मत जाना। ठीक है। अगर आपको रिलेटेड लगे तो आप ए की तरफ ही जाना। अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, क्वेश्चन नंबर 23। क्वेश्चन नंबर 23 कहता है, कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट। स्टेटमेंट वन, कार्बन मार्केट्स आर लाइकली, हो गया डाइल्यूशन, वाटर डाउन कर दिया स्टेटमेंट को कि करेगा नहीं करेगा, वो नहीं कह रहे हम कह रहे हैं लाइकली टू बी वन ऑफ द मोस्ट वाइड स्प्रेड टूल्स इन द फाइट अगेंस्ट क्लाइमेट चेंज। तो कार्बन मार्केट्स आप इन्वायरमेंट में इतना पढ़ते हो, ये जो टूल है ये डेवलप ही इसीलिए किया गया है कि क्लाइमेट चेंज के अगेंस्ट हम थोड़ा सा लड़ पाए। क्योंकि कार्बन मार्केट क्या है कि जो एमिशंस कर रहे हैं उन्हें पे बैक करना पड़ेगा, जिससे कि उस एमिशन को सीक्वेस्टर करने के लिए अरेंजमेंट्स किए जा सके। यही तो है। तो स्टेटमेंट वन तो बिल्कुल सही है। स्टेटमेंट टू क्या कह रहा है, कार्बन मार्केट्स ट्रांसफर रिसोर्स फ्रॉम प्राइवेट सेक्टर टू द स्टेट। अब ये बात बिल्कुल सही है। क्यों है सही, देखो इसे ना नेगेटिव बना के देखो, स्टेटमेंट को असर्टिव स्टेटमेंट नेगेटिव बना के देखो। मैं बोल रहा हूँ कार्बन मार्केट्स डू नॉट ट्रांसफर रिसोर्सेज फ्रॉम प्राइवेट सेक्टर टू द स्टेट। तो मैं कह रहा हूं प्राइवेट सेक्टर का थोड़ा सा भी पैसा स्टेट के पास, गवर्नमेंट्स के पास नहीं जाता कार्बन मार्केट की वजह से। हाउ कैन यू प्रूव दैट, क्या टैक्सेशन फाइन्स वगैरह नहीं होते, वो सब तो जाते हैं ना गवर्नमेंट के पास। तो
प्राइवेट से स्टेट सेक्टर के पास जा रहे हैं ना, तो ये स्टेटमेंट तो सही है। लेकिन क्या ये स्टेटमेंट इसे एक्सप्लेन कर रहा है पहले को, कि मैं कैसे कह सकता हूं कि भाई अगर मैं प्राइवेट सेक्टर के रिसोर्सेज स्टेट को दे दूं तो क्लाइमेट चेंज में वो होगा, फाइट अगेंस्ट क्लाइमेट चेंज में हेल्प होगा? नहीं कह सकता ना। दीज आर नॉट कोरिलेटेड। तो बी इसका आंसर हो जाएगा, दोनों सही है लेकिन एक्सप्लेनेशन सही नहीं है। ठीक है, ओके। फिर आते हैं नेक्स्ट पे, नेक्स्ट क्वेश्चन। अब ये नॉलेज बेस्ड क्वेश्चन है। स्टेरिलाइजेशन आपको पता होना चाहिए क्या होता है क्या नहीं होता। यूजुअली क्या होता है, पहले तो बॉन्ड्स को बेच देते हैं, फिर उसी बॉन्ड्स को वापस खरीद लेते हैं, डॉलर मार्केट में इन्फ्लक्स कर देते हैं। पहले डॉलर को लेते हैं, नहीं पहले डॉलर को बेचते हैं, पैसा ले लेते हैं, ठीक है, और फिर डॉलर को भी वापस मार्केट में निकाल देते हैं। उससे क्या होता है, अ- थोड़ा सा मैं जल्दी बोल गया, मैं दोबारा से बोलता हूँ। क्या करते हैं पहले वो, पहले उन्हें अगर मनी सप्लाई कम करनी है मार्केट में, स्टेरिलाइज करना है मार्केट को, लेट से इन्फ्लेशन ज्यादा हो रही है, तो वो क्या करेंगे, वो ऐसे मार्केट में से बॉन्ड्स खरीदेंगे डॉलर के बदले, ठीक है, तो डॉलर मार्केट में आ जाएगा और मार्केट में से इंडियन रुपी निकल जाएगा। तो क्या हुआ, इन्फ्लेशन कम हो गई। अब वो क्या करेंगे, उन बॉन्ड्स को वापस बेच देंगे और डॉलर भी ले लेंगे मार्केट में से, ठीक है। तो अब क्या हुआ, पहले मार्केट में डॉलर नहीं था, अब डॉलर तो इंपॉर्टेंट है इंटरनेशनल ट्रेड के लिए, तो डॉलर को तो मार्केट में ऐसे नहीं छोड़ा जा सकता। तो आरबीआई ने क्या करा, पहले डॉलर का यूज करके मार्केट से इंडियन रुपी को सक इन कर लिया इन्फ्लेशन कम करने के लिए, फिर बॉन्ड्स का यूज करके डॉलर को भी सक इन कर लिया क्योंकि इंटरनेशनल ट्रेड के लिए इंपॉर्टेंट है। तो इसे बोलते हैं स्टेरिलाइजेशन। मैं थोड़ा बहुत ऊपर नीचे हो सकता हूँ क्योंकि रिवीजन में नहीं हूँ मैं बिल्कुल भी अभी इस फेज में, मैंने जीरो रिवीजन है, इसलिए शायद मैं थोड़ा गलत हूँ, लेकिन ऐसा ही कुछ होता है। तो स्टेरिलाइजेशन ही होता है। तो बेसिकली ये क्या है, कंडक्टिंग ओपन मार्केट ऑपरेशन से रिलेटेड है, राइट। इतना तो आपको समझ में आ गया। अब इसे कैसे करेंगे हम, मान लो हमें नॉलेज नहीं है। आप चार ऑप्शन को गौर से देखो, ये इतना वियर्ड गैप क्यों है, ये देखो इतना सारा मार्केट के बाद और ऑपरेशन से पहले इतना वियर्ड गैप क्यों है। ओपन मार्केट ऑपरेशन ये अपोस्ट्रोफी या सिंगल इन्वर्टेड कॉमर्स में क्यों बंद है, क्यों, क्योंकि ये कॉपी पेस्ट है, किसी ने टाइप नहीं किया है इसे, तो ये जैसा पेस्ट हुआ वैसा ही कर दिया, ठीक है, जैसी फॉर्मेटिंग रही होगी, जैसे स्ट्रक्चरिंग रही होगी, वैसा का वैसा ही उठाया वहां से और कर दिया। और बाकी के स्टेटमेंट्स को ऐसे जनरली टाइप किया गया इसलिए वो सही दिख रहे हैं। तो ऐसे छोटी छोटी चीजों को लेके भी आपको पकड़ना होता है, ठीक है। अगर आपको नॉलेज नहीं है और इतना वियर्ड सा ऑप्शन लिखा हुआ दिख रहा है कि गैप है, बहुत वियर्ड सा ऑकवर्ड सा गैप है, अपोस्ट्रोफी सॉरी वो इन्वर्टेड कॉमर्स भी लगे हुए हैं, तो इसका मतलब सिंगल इन्वर्टेड कॉमर्स, इसका मतलब यही है कि भाई कहीं से तो उठाया गया है, ये ऐसे डायरेक्ट तो नहीं लिखा है उन्होंने, तो ये सही होगा। फिर आते हैं नेक्स्ट पे, 25, कंसिडर द फॉलोइंग मार्केट्स। अब ये बोल रहा है इसमें से कैपिटल मार्केट कौन सी है। कैपिटल मार्केट आपको पता है लॉन्ग टर्म मार्केट होती है, जो एक साल से ज्यादा एक साल तक की होती है, ठीक है। जब इतना इतने टाइम के लिए पैसा लगाया जाए कहीं, तो वो कैपिटल मार्केट में आता है, इससे कम में लगाया जाए तो वो आता है मनी मार्केट में। अब नॉलेज वाली बात है, अगर आपको पता है तो अच्छी बात है। गवर्नमेंट बॉन्ड्स कैपिटल मार्केट में आते हैं, ये काफी 5 साल 10 साल 15 साल तक के भी होते हैं। कॉल मनी मार्केट, कॉल मनी मार्केट तो बहुत छोटी होती है, ऐसे ऐसे इंस्टेंट वाली होती है। तो ये बैंक इंटर बैंक ट्रांजेक्शन के लिए, किसी के पास पैसा कम पड़ गया तो उन्होंने मांग लिया कि हमें दे दो अभी हमें जरूरत है, तो ये ऐसे मिसमैच को कम करने के लिए है। ट्रेजरी बिल मार्केट्स, ये भी सबने पढ़ा हुआ होता है, ये 3 महीने 6 महीने ऐसा होता है इसका टाइम। और फिर स्टॉक मार्केट, स्टॉक मार्केट में तो लॉन्ग टर्म के लिए हम पैसा लगाते हैं। तो इसमें 1 और 4 आंसर है, ओनली 2 आंसर हो जाएगा, ठीक है। इकोनॉमी में बेसिकली क्या होता है, आपको कॉन्सेप्ट पता है तो आपको क्वेश्चन हो जाएंगे, ठीक है। फिर आते हैं नेक्स्ट, क्वेश्चन नंबर 26। विच वन ऑफ द फॉलोइंग बेस्ट डिस्क्राइब्स द कॉन्सेप्ट ऑफ स्मॉल फार्मर लार्ज फील्ड। वर्ड एसोसिएशन करना है। ऑप्शन देखने से पहले स्मॉल फार्मर लार्ज फील्ड से आपको क्या समझ में आ रहा है, कि भाई एक छोटा किसान है लेकिन लार्ज फील्ड। अब छोटे किसान के पास बड़े खेत तो नहीं होते, तो ये कुछ और कहना चाह रहा होगा। तो हो सकता है ये छोटे किसान को पास लाने की बात कर रहा हो, साथ में लाने की बात कर रहा हो, और फिर इकोनॉमीज ऑफ स्केल वगैरह की बात करे कि भाई साथ में काम करेंगे एक दूसरे के साथ, तो ऐसे ग्रुप बना के या फिर अपने फील्ड्स को पूल करके काम करेंगे तो कुछ फायदा हो जाएगा, ऐसी कुछ बात हो रही होगी, राइट। अब देखते हैं क्वेश्चंस, ओ सॉरी स्टेटमेंट्स।
ऑप्शंस जो हैं आपके, रीसेटलमेंट ऑफ ए लार्ज नंबर ऑफ पीपल, लार्ज नंबर की तो बात कर रहा है, लेकिन ये पीपल की बात कर रहा है। ठीक है, अभी देख लेते हैं। अपरूटेड फ्रॉम देयर कंट्रीज ड्यू टू वॉर by giving them a large cultivable land which they cultivate collectively and share the produce। अब आप देखो, बहुत सुंदर सा स्टेटमेंट है, लेकिन ऐसे ये ऐसे यूटोपियन नहीं लग रहा, बिल्कुल लाला लैंड वाला, कि किसी और कंट्री में वॉर की वजह से कुछ लोग अपरूट हो गए हैं, वो हमारी कंट्री में एज इमिग्रेंट्स आ रहे हैं, एज रेफ्यूजीज आ रहे हैं, और हम उनको बड़े बड़े फील्ड्स दे रहे हैं कल्टीवेशन के लिए। हमारे पास अपने लोगों के लिए तो अभी तक कंसोलिडेशन हो नहीं पाई है अच्छे से, उनके बिल्कुल ऐसे छोटे छोटे फील्ड्स हो रहे हैं, डिवीजन हो रहा है और ज्यादा फ्रेगमेंटेशन हो रहा है, हमें एग्रीकल्चर में प्रॉब्लम पड़ते भी हैं, और हम कह रहे हैं उन्हें लार्ज फील्ड्स दे रहे हैं, तो ये तो बिल्कुल इलॉजिकल हो जाएगा, इंडिया के पॉइंट ऑफ व्यू से तो हो ही जाएगा। और बाहर भी आप देखोगे, जब जर्मनी जैसी कंट्री आर फाइटिंग अगेंस्ट रेफ्यूजी क्राइसिस, यूएस जैसी कंट्री आर फाइटिंग अगेंस्ट रेफ्यूजी क्राइसिस, स्कैंडिनेवियन कंट्रीज आर फाइटिंग अगेंस्ट रेफ्यूजी क्राइसिस, तो कौन ही करेगा ये सब। फिर आते हैं बी स्टेटमेंट पे। मैनी मार्जिनल फार्मर्स इन एन एरिया ऑर्गेनाइज देमसेल्स, मैनी मार्जिनल मतलब छोटे फार्मर्स, ऑर्गेनाइज देमसेल्स इनटू ग्रुप्स, ग्रुप्स में ऑर्गेनाइज करते हैं स्मॉल फार्मर्स और लार्ज फील्ड, सिंक्रोनाइज एंड हार्मोनाइज सिलेक्टेड एग्रीकल्चरल ऑपरेशंस, मतलब साथ में काम करते हैं वो, जिससे कि उनका फायदा हो। तो ये तो मुझे सही सा लग रहा है, गलत तो नहीं है बिल्कुल भी ये। आते हैं सी पे। मैनी मार्जिनल फार्मर्स इन एन एरिया टुगेदर मेक अ कॉन्ट्रैक्ट विद द कॉर्पोरेट बॉडी एंड सरेंडर देयर लैंड, कॉर्पोरेट बॉडी के साथ कॉन्ट्रैक्ट बनाते हैं और अपनी लैंड सरेंडर करते हैं। ये देखते ही काट दूंगा मैं इसे। कितना बवाल हुआ था जब 2019 में वो एग्रीकल्चर वाले बिल आए थे, लॉ, वो जो भी नाम था मैं भूल गया उनका, इसी कॉर्पोरेटाइजेशन वगैरह पे ही तो हो रहा था वो सब। और एक्सप्लॉयटेशन दिख रहा है ना आपको, स्मॉल फार्मर्स हैं, कैसे वो उनके अगेंस्ट फेवरेबल टर्म्स वो कर पाएंगे, इंश्योर कर पाएंगे अपना, नहीं कर पाएंगे, ये तो गलत है। अ कंपनी एक्सटेंड्स लोन्स, टेक्निकल नॉलेज एंड मटेरियल इनपुट्स टू नंबर ऑफ स्मॉल फार्मर्स, ठीक है अभी तक, इन एन एरिया सो दैट दे प्रोड्यूस द एग्रीकल्चर कमोडिटीज रिक्वायर्ड बाय द कंपनी फॉर इट्स मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस एंड कमर्शियल प्रोडक्शन। ठीक ठीक जा रहा है, लेकिन इन दोनों में से बेटर मुझे बी लग रहा है, मैं बी की तरफ जाऊंगा। ठीक है, इसमें भी थोड़ा सा वही है कि कंपनी के अगेंस्ट हैं, फेवरेबल टर्म्स वगैरह कैसे आएंगे, तो ये थोड़ा सा भी फ्राउंड अपॉन है ये प्रोसेस। अब आते हैं 27th पे। 27th क्वेश्चन कह रहा है कि भाई कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स। द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया प्रोवाइड्स एमएसपी फॉर नाइजर, गुइशोसिया एबिसिनिका सीड्स। ठीक है, अब देखो, इसने ब्रैकेट में इसका साइंटिफिक नेम दिया हुआ है, कुछ तो इंपॉर्टेंट होगा ये, राइट। अगर ये रैंडम होता तो ये सब ऐसे नाम नहीं देता, तो ये सही होगा इसलिए दे रहा है। एनीवे, हमें नॉलेज से पता होना चाहिए कि एमएसपी किस किस पे मिलता है, किस किस पे मिलता है एमएसपी भाई, है भाई। तो रागी पे मिलता है, नाइजर पे मिलता है, यही वाला, और सनफ्लावर पे मिलता है, ग्राउंड नट पे मिलता है, ज्वार, बाजरा, पैडी पे मिलता है, मेज पे मिलता है, सेसेमम सीड मतलब तिल का तेल जो होता है, मतलब सॉरी तिल के जो बीज होते हैं, क्रॉप होती है, उस पे मिलता है, और सोयाबीन पे मिलता है, और किस पे मिलता है, कॉटन पे मिलता है, और किस पे मिलता है, और तूर दाल पे भी मिलता है, उड़द पे भी मिलता है, ग्राम ग्राम पर, ग्राम पर मुझे याद नहीं आ रहा है,
उसे छोड़ता हूँ अभी, ग्राम का मुझे याद नहीं है, एक और दाल है। हाँ शायद ग्राम ही है। नहीं 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 नहीं, मूंग दाल पर मिलता है। ठीक है। अब देखो, ये सिर्फ और सिर्फ खरीफ क्रॉप्स हैं जो मैंने लिस्ट करी हैं अभी, और इन सब पर एमएसपी मिलता है। अब अगर मैं रबी क्रॉप्स की बात करूँ ना, तो कुछ रबी क्रॉप्स भी हैं, जैसे कि मसूर दाल हो गई, और रेप सीड हो गया, मस्टर्ड बोलते हैं जिसे हम, और आपका वीट हो गया, बार्ले हो गया, सेफ्लावर हो गया। और तो मुझे याद नहीं आ रहा। और आपका कोपरा, वो जो नारियल होता है वो, और जूट, इन पे भी मिलता है। अब मैंने आपको ये लिस्ट इसलिए करा है कि क्योंकि ये क्वेश्चन आ गया है, तो आपको ये ऐसे स्टैटिक नॉलेज तो होनी चाहिए, जिससे कि ऐसा कोई क्वेश्चन आगे आ जाए तो आपको गलत नहीं करना है। अब क्वेश्चन डिस्कस कर लेते हैं। सेकंड, नाइजर इज कल्टीवेटेड एज खरीफ क्रॉप। मैं इसे गलत नहीं मारूंगा, क्यों? इवन दो खरीफ, मुझे नहीं पता नाइजर खरीफ है या रबी है, वैसे तो है खरीफ क्रॉप, लेकिन अगर रबी क्रॉप भी होता तो आप सदर्न इंडिया के बारे में सोचो। सदर्न इंडिया में तो ये सीजन स्पेसिफिक नहीं है ना, वहां तो थ्रू आउट क्लाइमेट सिमिलर ही रहता है। तो अगर खरीफ क्रॉप के सीजन में एक रबी क्रॉप को उगा दिया जाए और वो थोड़ी सी उगे, तो ये स्टेटमेंट सही हो जाएगा ना। तो इसलिए इस स्टेटमेंट को गलत नहीं करूंगा मैं। और थर्ड तो बिल्कुल सम वाला, तो देखो अभी मैंने आपको पीछे दो क्वेश्चन दिखाए हैं। सम ट्राइबल पीपल इन इंडिया यूज नाइजर सीड ऑयल फॉर कुकिंग, व्हाई नॉट? ऑल थ्री इज द करेक्ट आंसर इसका। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 28 पे। कंसिडर द इन्वेस्टमेंट्स इन द फॉलोइंग एसेट्स। सॉरी। ब्रांड रिकॉग्निशन, इन्वेंट्री, इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी, मेलिंग लिस्ट ऑफ क्लाइंट्स। हाउ मेनी ऑफ द अबव आर कंसिडर इंटेंजिबल इन्वेस्टमेंट्स? अब देखो, इंटेंजिबल आपको नॉर्मली, अगर आपको इंग्लिश आती है तो ये क्वेश्चन कर लोगे, या फिर हिंदी आती है तो भी, उपयुक्त में से कौन से अमूर्त निवेश माने जाते हैं? अमूर्त मतलब जिनकी मूर्त नहीं है, जो फिजिकली एग्जिस्ट नहीं करते, जिन्हें आप टच नहीं कर सकते, राइट? उन्हें इंटेंजिबल और अमूर्त बोला जाता है। तो देखो, ब्रांड रिकॉग्निशन, ये फिजिकल एग्जिस्टेंस थोड़ी ना होता है इसमें, तो ये तो इंटेंजिबल है। मैंने क्रॉस क्यों मार दिया इस पे? तो ब्रांड रिकॉग्निशन जो है वो तो इंटेंजिबल है। यस। इन्वेंट्री, इन्वेंट्री मतलब जो सामान बना हुआ रखा है लेकिन बिका नहीं है अभी, तो ये तो टेंजिबल हो गया ना, इसे तो टच कर सकते हैं हम, तो ये गलत हो जाएगा। इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी, जो आइडियाज वगैरह हैं आपके, ये भी इंटेंजिबल है। मेलिंग लिस्ट ऑफ क्लाइंट्स, एक लिस्ट है, वो भी तो इंटेंजिबल ही है। तो ओनली थ्री हो जाएगा इसका। सिंपल लॉजिक से हो रहा है क्वेश्चन, कुछ भी इसमें ज्यादा रॉकेट साइंस नहीं है। आ जाते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर 29। कंसिडर द फॉलोइंग demographic performance, forest and ecology, governance reforms, stable government, tax and fiscal efforts। अब ये बोल रहा है, for the horizontal tax devolution, the 15th Finance Commission used how many of the above criteria other than population, area and income? देखो, इसने तीन तो खुद ही लिस्ट कर दिए, ये बोला इनके अलावा और कितने हैं। अब अगर आपको पेरिफेरल नॉलेज है थोड़ी सी भी, अगर आपको याद है कि 15th फाइनेंस कमीशन ने 6 ग्राउंड्स ऐसे दिए हैं जिसके बेसिस पे हॉरिजॉन्टल टैक्स डेवल्यूशन होगा, और इन्होंने तीन यही दे दिए, तो बचे कितने? तीन। मैं ऊपर से, ठीक है, अब ऊपर देख लो, ऊपर पांच ऑप्शन दिए हुए हैं। मैंने आपको सिखाया पांच का यूजुअली तीन आंसर सही होते हैं, तो पांच का तीन भी सही जा रहा है यहाँ पे। और अगर ये तो स्टैटिक नॉलेज है, रटा भी होना चाहिए कि ये ग्राउंड्स हैं। एनीवे, मैंने आपको बता दिया कि अगर आपको ये याद है कि 6 ग्राउंड्स हैं, तो उसमें से तीन दिए हुए, तीन बच रहे होंगे, तो सही हो जाएगा आपका। पांच का तीन लगाओगे तो भी सही हो जाएगा, स्टैटिक नॉलेज है तो भी सही हो जाएगा। तो ये क्वेश्चन ईजी है। अब आते हैं, कंसिडर द फॉलोइंग infrastructure sectors: affordable housing, mass rapid transport, healthcare, renewable energy. On how many of the above does UNOPS
सस्टेनेबल इन्वेस्टमेंट्स, अब देखो यूनॉप्स मैंने आपसे पहले कभी नहीं सुना था, लेकिन सस्टेनेबल इन्वेस्टमेंट तो पता है मुझे। इंफ्रास्ट्रक्चर एंड इनोवेशन, इनोवेशन और इंफ्रास्ट्रक्चर में सस्टेनेबल इन्वेस्टमेंट की बात हो रही है। तो इसमें से कितने उसमें आते होंगे ये पूछ रहा है ये। तो देखो अफोर्डेबल हाउसिंग, व्हाई नॉट। देखो सस्टेनेबल इन्वेस्टमेंट की बात हो रही है, अफोर्डेबल है तो सस्टेनेबल होना चाहिए, ठीक है। अब आता है मास रैपिड ट्रांसपोर्ट। देखो मास तो सही है, लेकिन रैपिड देखो, अब आप ये अगर मैं इकोनॉमी के लिए देखूं तो ये अच्छी चीज है। अगर मैं इकोनॉमी के लिए देखूं तो ये अच्छी चीज है, लेकिन क्या ये आप ये कहोगे कि एनवायरनमेंट के लिए भी अच्छी चीज है? जब हम बुलेट ट्रेन्स की बात करते हैं तो एनवायरमेंटल इम्पैक्ट के बारे में तो हम बात करते हैं ना, और हम बोलते हैं कि भाई इट इज अ बिटर पिल टू सोलो, लेकिन देखो डेवलपमेंट चाहिए तो ये तो करना पड़ेगा। तो बिकॉज ऑफ दिस वर्ड रैपिड मैं थोड़ा डाउटफुल हो जाऊंगा। हेल्थ केयर वाई नॉट, सस्टेनेबल होना चाहिए, रिन्यूएबल एनर्जी नो डाउट, तो इसका ओनली 3 आंसर हो जाएगा। देखो यही नुआंसेस हैं जो आपको पकड़ने हैं। आंसर प्लेन साइट में है, बस आपको पहचानना है। अब देखो बैटरी बहुत जा रही है, अभी 5% बची है, तो मैं जल्दी जल्दी खत्म कर देता हूँ। हम आज 33 क्वेश्चंस करेंगे, उससे आगे हम बाद में करेंगे। इन एसेंस व्हाट डज ड्यू प्रोसेस ऑफ लॉ मीन? तो ड्यू प्रोसेस ऑफ लॉ क्या होता है? अब देखो इस पे बहुत डिबेट हुआ था। मैंने तो सबसे ब्रॉडेस्ट एग्जांपल जो था वो आंसर लगा, ऑप्शन जो था वो आंसर लगा दिया, और वही सही आंसर भी है। प्रिंसिपल ऑफ नेचुरल जस्टिस की इसमें प्रॉब्लम था कि फेयर एप्लीकेशन ऑफ लॉ और प्रिंसिपल ऑफ नेचुरल जस्टिस, इसमें बहुत ज्यादा डिबेट थी। अब फेयर एप्लीकेशन ऑफ लॉ भी तो प्रिंसिपल ऑफ नेचुरल जस्टिस के अंडर आता है, तो मैं सुपर सेट को लगाऊंगा ना, सबसेट को क्यों लगाऊंगा आंसर? तो हैंस मेरा ये सही हो गया था कि जो सबसे ब्रॉड है, जो सबको अपने अंदर समा ले रहा है ऑप्शन, मैं उस वाले पे जाऊंगा ना, अगर दो ऑप्शन सही लग रहे हैं मुझे तो। हैंस मेरा ये भी सही हो गया। 32 पे आता है, कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट। स्टेटमेंट वन, इन इंडिया प्रिजन्स आर मैनेज्ड बाय स्टेट गवर्नमेंट। ये मैंने आपको एचसीएस वाले पेपर में भी बात बताई थी कि प्रिजन्स जो है वो स्टेट सब्जेक्ट है, स्टेट लिस्ट में आता है। तो ये स्टेटमेंट विद देयर ओन रूल्स एंड रेगुलेशन फॉर द डे टू डे एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ प्रिजन्स, तो सही है। और याद रखना, ये जनरली आदत रही यूपीएससी की, अगर स्टेट्स को पावर शेयरिंग की बात हो रही है तो यूजुअली सही हो जाता है आंसर, ठीक है। स्टेटमेंट टू, in India, prisons are governed by the Prisons Act 1894, which expressly kept the subject of prisons in the control of provincial governments. अब देखो ये स्टेटमेंट टू है, स्टेटमेंट वन को एक्सप्लेन तो कर रहा है, लेकिन डाउट ये है कि क्या स्टेटमेंट टू सही है। अब अभी अभी आपको मैंने पीछे बताया था, पुराने एक्ट्स को ये गलत नहीं देता, ये पुराने एक्ट्स को सही देता है। पुराने एक्ट या उनकी जो प्रोविजंस है उनको सही देता है, तो यूजुअली ये सही हो जाते हैं। दैट इज वाई ए हमारा आंसर होगा। अब देखो मैं आपको पैटर्न बार बार रिपीट होता हुआ भी दिखा रहा हूँ एक ही पेपर में। फिर आते हैं क्वेश्चन नंबर 33 पे। विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट बेस्ट रिफ्लेक्ट द चीफ पर्पस ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ ए कंट्री? वन ऑफ द इजीएस्ट क्वेश्चन, क्योंकि 3-4 बार रिपीट हो चुका है ये प्रीवियस ईयर्स में। कॉन्स्टिट्यूशनल गवर्नमेंट मतलब लिमिटेड गवर्नमेंट, जो गवर्नमेंट की पावर को लिमिट करती हो उसे कॉन्स्टिट्यूशनल गवर्नमेंट बोलते हैं। कॉन्स्टिट्यूशन डिफाइंस की गवर्नमेंट की पावर कितनी है, वो कितना काम कर सकते हैं, क्या काम कर सकते हैं, तो लिमिटेड गवर्नमेंट जहां भी आ जाए। देखो इट डिफाइंस एंड लिमिट्स द पावर्स ऑफ द गवर्नमेंट, तो ये हमारा आंसर हो जाएगा। और देख लें क्या, अभी थोड़ी बैटरी है। 34th क्वेश्चन, देखो 34th क्वेश्चन बोल रहा है इन इंडिया विच वन ऑफ द फॉलोइंग कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट्स वर वाइडली बिलीव्ड टू बी इनेक्टेड, बिलीव्ड टू बी इनेक्टेड टू ओवरकम द जुडिशियल इंटरप्रिटेशन ऑफ द फंडामेंटल राइट्स। अब देखो यहाँ पे यूपीएससी ने ट्रैप डाला था, लेकिन यूपीएससी अपने ही ट्रैप में खुद फंस गया, इसलिए यूपीएससी को ये क्वेश्चन ड्रॉप करना पड़ा। अब इसने बोला वाइडली बिलीव्ड टू बी इनेक्टेड। अब देखो बिलीफ तो लोगों का कुछ भी हो सकता है ना। अब लोग कुछ भी बिलीव कर सकते हैं, वो हो सकता है कि फर्स्ट अमेंडमेंट फंडामेंटल राइट से बचने के लिए जमींदारी वाला है, ठीक है, ठीक है। 42nd अमेंडमेंट भी ऐसा ही है कुछ, उसमें भी बहुत सारी प्रॉब्लम्स हुई थी। तो इसके तो दोनों ही आंसर हो जाएंगे ना, क्योंकि इन्होंने बोला बिलीव्ड टू बी। अगर ये कुछ स्पेसिफिक दे देते तो शायद इसका आंसर एक निकल के आता, लेकिन इसके तो दोनों ही आंसर है। 44th
तो किसके बारे में बात करता था? 86 तो राइट टू एजुकेशन की बात कर रहा है शायद। 44 किसकी बात कर रहा है? मुझे याद नहीं आ रहा है अभी। तो देखो इसके दोनों आंसर हो जाएंगे, दैट इज वाई दिस वाज ड्रॉप्ड। अब आते हैं 35th। कंसिडर द फॉलोइंग ऑर्गेनाइजेशंस बॉडीज इन इंडिया। द नेशनल कमीशन फॉर बैकवर्ड क्लासेस, बिल्कुल लक्ष्मीकांत में इसके नाम पे चैप्टर है पूरा। ठीक है। द नेशनल ह्यूमन राइट्स कमीशन, द नेशनल लॉ कमीशन, नेशनल कंज्यूमर डिस्प्यूट्स रिड्रेसल कमीशन। अगर आपने लक्ष्मीकांत अच्छे से पढ़ी है, अगर आपको सिर्फ उसका इंडेक्स भी याद है, तो आपको पता होगा कि कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडीज के अंदर एनसीबीसी तो है, ठीक है, एनसीएससी है, एनसीएसटी है, नेशनल कमीशन फॉर वीमेन है, ये सब है, लेकिन ये तीनों नहीं है। तो इसका मतलब ये तीनों कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी नहीं है, ये कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडीज पूछ रहा है। तो इसका ओनली वन आंसर हो जाएगा। ठीक है। नॉलेज बेस्ड आता है तो अच्छी बात है, नहीं आता तो कोई बात नहीं। और पॉलिटी में देखो ट्रिक्स काम भी नहीं करती हैं, पॉलिटी में नॉलेज ही काम आती है यूजुअली।